देखो यार, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून तो सर। बेसिकली ये जो क्लास है, एक तो ये मेरे को रिकॉर्ड भी करनी थी, इसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं थी। हर कोई सबसे पहले यही मांगता है कि बुक लिस्ट क्या है, पेपर का फॉर्मेट क्या है, एक्स वाई जेड थिंग्स। तो उसी के ऊपर हमने बात करनी है। क्लासेस की वीडियोस तो ऑलरेडी साइड बाय साइड चल रही है। तो ये भाई तुम्हारे लिए यार एक ओरिएंटेशन टाइप है कि बेसिकली ये पेपर है क्या और कितने नंबर का पेपर है, प्लस जो हमारी रेंज है कट ऑफ की वो कितनी होनी चाहिए सिलेक्शन के लिए या इंटरव्यू कॉल के लिए। तो उसी की आज मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले बहुत बेसिक बात है यहाँ पे कि देयर आर 6 पेपर्स। 6 पेपर होते हैं, ये तो भाई तुम्हें पता चल चुका है कि जो 6 पेपर है मेरे पास वो कौन कौन से हैं। एक आपका आता है इंग्लिश का पेपर, एक आता है जीएस का पेपर, और बाकी आता है पेपर नंबर 1 फॉर द इको, देन पेपर 2 ऑफ इको, देन पेपर 3 ऑफ इको, एंड द पेपर नंबर 4 जिसको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बोला गया है। तो ये 6 खाने मैंने यहाँ पे बना दिए। इंग्लिश का खाना 100 नंबर, 100 नंबर इंग्लिश, 100 नंबर जीएस। बाकी ये 200 200 के नंबर बढ़ते हैं यहाँ पे, 200 400 600 800, और ये दोनों 100 100 नंबर के जनरल इंग्लिश एंड द जनरल स्टडीज। मैं ऑर्डर में ही बात करूंगा। कहानी शुरू करूंगा इंग्लिश से, खत्म करूंगा इंडियन इकोनॉमी पे। सारी बातें कवर कर दूंगा कि भाई जो जो तुम्हें दिमाग के अंदर क्वेश्चंस आ रहे होंगे उन सबको। उसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया होगा जो मेरे से कवर नहीं हुआ तो यार फिर आप लोग पूछ सकते हो। कोशिश मेरी यही रहती है कि जो जो क्वेश्चन आपके माइंड में आए उससे पहले ही उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बता दूँ कि बेसिकली क्या पेपर है, पेपर बनता कैसे है, क्या क्या सोर्स है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोर्स पढ़ना। तो हर एक चीज का इररिस्पेक्टिव, चाहे आप मेरे से कोचिंग लो या ना लो, बट स्टिल मैं आपको सारे के सारे सोर्सेज बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से सोर्सेज है जो ये पेपर फॉर्मुलेट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जरा इंग्लिश की। इंग्लिश का पेपर है कितने का? 100 नंबर का, करेक्ट। अब ये 100 नंबर का पेपर बटेगा कैसे? 100 नंबर का पेपर बटेगा, तो बटेगा कैसे? सबसे पहले जो इंग्लिश में बात आती है वो क्या आती है? क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट द एसे राइटिंग। यूपीएससी का जो सिविल मेंस एग्जाम होता है वहां भी ऐसे आता है, यहाँ भी ऐसे आता है। और कई बार ऐसा देखा गया कि एसेज आर द कॉमन, कि जो यूपीएससी के मेंस में इंग्लिश में ऐसे आता है वो इसे ऐसे उठा के यहाँ भी आ जाता है। हमें कोई एक ऐसे करना है, एनी वन ऑफ अबाउट लगभग 800 वर्ड के आसपास ऐसे हमें लिखना है जिसकी हमें वेटेज मिलती है 30 मार्कर। तो 100 नंबर मैंने बोला था भाई इंग्लिश के है, जिसमें से पहला क्वेश्चन होता है ऐसे राइटिंग का, जिसकी वेटेज है कितनी? 30 मार्कर। और 800 वर्ड। आपको यहाँ पे प्रिसाइज शीट मिलती है, लाइनों वाली शीटें नहीं मिलती। शीटें कौन सी? जो प्रिंटेड वाली शीट्स होती है ना, वो शीटें हमें यहाँ पे मिलती है। तो अगर जिसने पहले एक दो अटेम्प्ट दे रखे उन्हें ये बात पता होती है कि भाई शीटें क्या है, कितना स्पेस है। बट जो फर्स्ट टाइम आते हैं उन्हें नहीं पता होता कि भाई शीटें कौन सी मिलेगी। इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि जो भी आप अपने नोट्स बना रहे हो, प्रैक्टिस अपनी उसी से करो। लोग क्या करते हैं, कहते प्रैक्टिस हम उसी पे करेंगे लाइनों वाली शीट्स पे जो हमारे रजिस्टर्स है, बट जब हम आंसर लिखेंगे ना बाद में, तो वो हम उस पर कर लेंगे जो नॉर्मल शीटें आती है जो वहाँ पे मिलती है। ये गलत थॉट है। थॉट क्या होना चाहिए आपका? स्टार्टिंग ही उसी से करो जो वहाँ पे मिलना है। जब मेरे को वो लाइनों वाली शीटें ही नहीं मिलनी तो मैं क्यों अपनी प्रैक्टिस उस पर कर रहा हूँ? जो शीट मेरे को वहां मिलनी है मेरे को उसी पे प्रैक्टिस करनी है। वो कौन सी शीट मिलनी है? जो प्रिंटेड वाली होती है ऐसे पोर्ट्रेट फॉर्म में, ना कि लैंडस्केप फॉर्म में। तो लैंडस्केप हमें नहीं मिलेगा, हमें पोर्ट्रेट मिलेगा। तो पोर्ट्रेट इतना ही एरिया मेरे को मिलता है। तो ऐसे के लिए हमें कितने पेजेस मिलेंगे? लगभग लगा लो यार 5 पेज, 4 से 5 पेज हमें मिलते हैं ऐसे लिखने के लिए। 30 मार्कर का ये ऐसे होगा। इस टाइप की शीट्स होती है, और इसमें ना तो कोई रजिस्टर्स की तरह लाइनें बनी होगी, कुछ भी नहीं बना होगा। सिर्फ दो मार्जिन बने होते हैं, और जो मार्जिन बने होते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ वो शीट का फॉर्मेट, ये मेरी शीट होगी, यहाँ पे मार्जिन बना होगा, यहाँ मार्जिन बना होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा होगा। ऐसे क्या, चाहे कोई भी पेपर हो 6 में से कोई भी, सबका फॉर्मेट सेम रहता है। ना आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, ना यहाँ पे कुछ लिखना है। कहते हैं यहाँ तो हमें पता होता है कि नहीं लिखना होता, यहाँ तो नंबर मिलते हैं इसलिए। यहाँ क्यों नहीं लिखना? यहाँ भी नहीं लिखना। दिस इज द वॉयलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट। जो पूरा पेपर लिखने का फॉर्मेट है, अगर आप उसके यहाँ या यहाँ कुछ लिख दो तो नंबर कटेंगे। ऐसे ही इस बार बहुत बच्चों का हुआ, जब मेंस का रिजल्ट आया तो उसमें लिखा हुआ था हैश टैग करके पेनल्टी मार्क्स।
बहुत लोगों के पेनल्टी नंबर कटे हैं, 5 नंबर, 15 नंबर, एक के तो 35 नंबर कट गए, बेचारे का सिलेक्शन रह गया इंटरव्यू कॉल के लिए, क्योंकि 35 नंबर कट गए, क्योंकि आपने ये सब चीज़ों का ध्यान ही नहीं दिया कि फॉर्मेट क्या है। और आपको एग्जाम शीट के ऊपर कोई भी रिलीजियस सिंबल नहीं बनाना, कोई भी रिलीजियस सिंबल नहीं बनाना, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है ना। तो भाई आपको कोई धार्मिक बातें करनी है, ना ही आपको यहाँ पे कोई धार्मिक चिन्ह का, धार्मिक चीजों का अपने आंसर पे लिखना है। हाँ, आप भाई महाभारत के श्लोक लिखो, कोई मना नहीं है, कोई मना नहीं करेगा। आप महाभारत के श्लोक लिखो, आप अपना वेदों के बारे में लिखो, कोई मना नहीं करेगा। ऋग्वेद के बारे में लिखो, सामवेद के बारे में लिखो, अथर्ववेद के बारे में लिखो, यजुर्वेद के बारे में लिखो, कोई मना नहीं करेगा। महर्षि वेद व्यास जी के बारे में लिखो, कोई मना नहीं करेगा, बट सिंबल्स नहीं बनाने। जो साइंटिफिक बातें हैं वो हम ऐसे के ऊपर लिखते हैं। जैसे मैं अगर ऐसे की शुरुआत करता हूँ, तो मैं शुरुआत करता हूँ कोई ऐसे चीज से जो महाभारत के श्लोक से हो या जो वेदों से हो, क्योंकि भाई मैंने थोड़ा बहुत ज्ञान ले रखा है उस चीजों का, इसलिए मैं शुरुआत करता हूँ वो हो। दैट इज द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। यही बात मैं कल बता रहा था कि अगर मान लो क्वेश्चन आ जाता है थ्योरेटिकल, तो आप शुरुआत कैसे करो कि जो हाइपोथेसिस की थ्योरी थी किसने दी, टी टेस्ट दिया, कब दिया, 1908 में। उसी को बोलते हैं वेल्च टेस्ट। ये बातें नहीं पता होती बहुत लोगों को कि टी टेस्ट को ही वेल्च टेस्ट बोला जाता है, या विलियम गॉसेट ने दिया था। तो जब ये बातें पता नहीं होगी, यही बातें मेरे को अपने आंसर में डालनी है, ताकि मेरे आंसर को एक यूनिकनेस मिल सके। वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का जो फीचर होता है मोनोप्लिस्टिक कॉम्पिटिशन का, वो मेरी आंसर शीट में भी होल्ड कर सके। तो वो चीज मेरे को यहाँ पे लिखनी है। अब कोट लिखो, कोई मना नहीं करेगा, ये पूर्ण विराम करके, नो वन विल रेस्ट्रिक्ट, हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीजें एक्सेप्टेबल है, रादर देन कि भाई मैं यहाँ पे स्वास्तिक बना दूं, या ओम का निशान बना दूं, या महादेव का त्रिशूल बना दूं, तब फिर नंबर करते हैं, ठीक है। तो हमें वो सब चीजें नहीं करनी। या मैं यहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र की 2 लाइनें लिखा, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्यु मोक्ष अमृता। तो ये सब चीजें नहीं लिखनी, ये सारी चीजें लोग लिखते हैं इसलिए नंबर करते हैं, ठीक है जी। तो ये बात याद रहेगी, शीट का फॉर्मेट क्या है, कितने एरिया में लिखना है, और ना हमें इसके राइट में कोई वो लिखना है। बहुत सारे होते हैं क्या करते हैं, यहाँ पे इंप्लाइज के सिंबल डाल देंगे, बुलेट डाल देंगे, 1 2 3 4 कर देंगे, या ABCD यहीं पे लिखना शुरू कर देंगे। तो ये सब काम नहीं करने, ठीक है नव्या, याद रहेगा ये। यस सर। सर ये मतलब तो इसमें ऐसे प्लेन काम, पेपर ही मिलता है? हाँ प्लेन पेपर जो एकदम प्रिंट का पेपर होता है ना, व्हाइट शीट एकदम हाँ प्रिंटिंग वाली, वो। हाँ। और दोनों तरफ डब्बे बने होते हैं, मतलब ओके मार्जिन, सर। डब्बा मतलब मार्जिन बना होगा, और क्वेश्चन आपको ऊपर लिखा होगा। आपको क्वेश्चन नहीं लिखना दोबारा में। दिस इज द फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को जो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं QCAB, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट। क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, क्वेश्चन पेपर अलग से नहीं मिलता, उसी के ऊपर वहां पे लिखा ओके। होगा क्वेश्चन ये, और उसी में आपको आंसर लिखना है शुरुआत करके। तो सारे क्वेश्चन यहीं ओके पे सर। लिखे होते हैं, और उसी के नीचे फिर अब आप अपना आंसर लिख सकते हो। तो इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे कुछ नहीं, और जो हमें यहाँ पे नंबर्स यूज करने हैं वो यूज करने हैं इंडियन नंबर्स, रोमन नंबर्स यूज नहीं करने। ये 10 11 12, ठीक है, ये सब चीजें यूज नहीं करने। 1 2 3 का 4 यूज कर सकते हो, या आप बुलेट्स यूज कर सकते हो, या इम्प्लाइज यूज कर सकते हो, ये मत लिख देना। ये क्यों ना लिखना मेरे को भाई, इससे वो दुश्मनी है ऐसा नहीं, क्योंकि भाई उसमें लिखा है क्लियर कट कि यूज ओनली इंडियन नंबर। जो नोटिफिकेशन आती है एग्जामिनेशन फॉर्म के टाइम, वो कम से कम नहीं तो 25 पेज की नोटिफिकेशन होती है, कभी देखना उसमें। ऑल दो ISS के बारे में लिखा होता है, कुछ मेडिकल बातें लिखी होती हैं, कुछ उसके बारे में लिखा होता है, रिजर्वेशन कैटेगरी के बारे में। उसी के अंदर एक फॉर्मेट है ये वाला पॉइंट। आप नोटिफिकेशन उठाना, गूगल पे मिल जाएगी, वहाँ पे PDF में सर्च करके एक ऑप्शन आता है, वहाँ पे लिखना रोमन न्यूमरल्स करके दिखा रहा होगा, वो मना है कि ये सब यूज नहीं करने। दिस इज ऑल्सो द वॉयलेशन। अब अगर मैं अपने आंसर में ऐसी चीजें लिखा हूँ 10 11 12 5, या 2 या 3 या 4, तो भाई मेरे तो नंबर पहले ही कट गए, चाहे मेरा आंसर सही क्यों ना हो, क्योंकि मेरे तो ये किसमें आ गया, वॉयलेशन ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट में आ गया। तो दीज आर द थिंग्स जो याद रखनी है वाइल। सिर्फ प्रिपरेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप भाई किताबें पढ़ रहे हो, आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हो। सारा मेन खेल तो प्रेजेंटेशन का है। अगर आपको प्रेजेंटेशन ही नहीं आती, भाई जितना मर्जी पढ़ रखा हो, मैं कह रहा हूँ पूरी अच्छा हो जाओ, आपको तोते की तरह रेडी हो, और जब पेपर पे ही प्रेजेंट नहीं होगा तो क्या फायदा उसका। वहाँ पे कोई बोलना थोड़ा, बोलने की बारी तो इंटरव्यू में है, यहाँ तो लिखने की गेम है। तो लिखने एक कला है, जिसके पास ये कला आ गई
वो फिर टपा देता है 450 नंबर। मैं हमेशा बात करता हूँ 450 नंबर की, और इंग्लिश की जो कट ऑफ है वो रहती है आपकी इन एंड अराउंड 40 मार्क्स। 40 नंबर ही मिलते हैं बस इंग्लिश में, इससे ज्यादा नहीं मिलते। कहते ऐसे कैसे, अभी बताता हूँ वैसा कैसे होता है। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऐसे राइटिंग। कोई एक ऐसे आपको लिखना है, 5-6 टॉपिक देगा। जैसे इस बार का जो ऐसे आया था वो बड़ा आसान टॉपिक था, कहता है मेक इन इंडिया के बेनिफिट बता दो इंडस्ट्रियल सेक्टर को। क्या थे, 800 वर्ड में मेक इन इंडिया की आपको कहानी लिखनी है। तो वो बड़ा आसान टॉपिक था मेक इन इंडिया के बारे में, उसमें कुछ था नहीं। और बाकी सारे ऐसे भी आसान आते हैं। एसेज आर नॉट अ प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसे की जब हम बात करते हैं तो देयर आर मेजर थीम्स। मेजर थीम्स इन द सेंस 5-6, लगभग 7 मेजर थीम्स है जिसके ऊपर आपके पास रेडीमेड कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए। कौन सा? सबसे पहला इज द हेल्थ सेक्टर। देखो यार, अब कोविड कोविड बहुत हो चुका, ऑल दो इस बार भी कोविड का क्वेश्चन आया था, मॉनेटरी पॉलिसी का रोल बताओ ड्यूरिंग द कोविड-19। तो ये सब बातें अब पुरानी हो गई। मेजर मेजर इज हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, देन आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, ये आ गया। देन उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके ऊपर साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वो सारा इसी के अंदर कॉन्सेप्ट आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर। तो इसके ऊपर आपके पास रेडीमेड आंसर अवेलेबल होना चाहिए। देन उसके साथ साथ जॉब क्रिएशन, दैट इज एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल्दो ये सारी चीज़ें इंडियन इको से डील करती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। कौन आया? हाँ जी मैडम, गुड आफ्टरनून। सोनाली जी, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो यहाँ पे ऐसे राइटिंग का जो कंटेंट हम लिखते हैं वो आधे से ज़्यादा इंडियन इको से कोइंसाइड मार जाता है ऑटोमेटिकली। सो दीज आर द मेजर थीम्स जिसके ऊपर मेरे पास रेडीमेड आंसर अवेलेबल होना चाहिए। फिर मैं इसमें अपने फ्लेवर डालूंगा। अपना फ्लेवर मतलब वो किताबी भाषा वाला फ्लेवर नहीं, अपना फ्लेवर एज एन यहाँ से कुछ ऐसी चीजें जो डिफ्रेंशिएट हो सके। जैसे यार देखो, हर कोई बंदा शुरुआत कैसे करता है इसमें आंसर राइटिंग की, वो लिखेगा शुरुआत में महात्मा गांधी ने ये बोला। ओ यार, ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है, सॉरी। हाँ, महात्मा गांधी जी ने ये बोला, ठीक है। जवाहर जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बोला, उस बंदे ने ये बोला, अंबेडकर भाई ने ये बोला। तो अब ये सब पुरानी बातें हो गई है, कुछ नया लाओ, कुछ नया लेके आओ। ये सब चीजें तो ऑलरेडी 10 बंदे लिखने वाले हैं। मैं इन सबसे अलग हटके क्या शुरुआत करूँ? तो स्टार्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर कोई यहाँ पे क्या फंडा लगाता है ऐसे लिखने के टाइम, वो कहता है भाई स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए, एंडिंग अच्छी होनी चाहिए, बीच में कुछ भी पेल दो। ये कोई वो कॉलेज लेवल का या 11वीं 12वीं का बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं है जो बीच में कुछ भी पेल दो, स्टार्टिंग एंडिंग अच्छी हो ना। ऐसे लिखना भी एक कला है। तो इन सब के आपको मॉडल आंसर मिलेंगे। मॉडल आंसर इन द सेंस, कम से कम नहीं तो मेरा टारगेट है 100 ऐसे के रेडीमेड आंसर प्रोवाइड करना, ताकि आपके पास थॉट हो। कंटेंट लिखना होगा तभी तो हम आंसर के ऊपर लिखेंगे। तो कम से कम नहीं तो मेरा टारगेट है 100 ऐसे टॉपिक जिसके ऊपर काम चल रहा है अभी, हर एक मेजर थीम्स के ऊपर आपके पास रेडीमेड कंटेंट अवेलेबल हो, ताकि आपके पास आंसर लिखने के टाइम कोई दिक्कत ना हो। और शुरुआती कैसे करनी है? हमें ना तो अब कोई महात्मा गांधी जी के बारे में लिखना है, ना कोई अंबेडकर जी के बारे में लिखना है। इन सबसे हट के कुछ नया लेके आओ, कोई नए बंदे की विचारधारा लेके आओ, उसकी विचारधारा पे काम करो। ठीक है, तो ऐसे हमें शुरुआत करनी है ताकि कुछ डिफ्रेंशिएशन मिल सके। आप वेदों के कोड के बारे में लिख सकते हो, कोई मना नहीं है। चाहो तो उसे हिंदी लैंग्वेज में लिखो, कोई मना नहीं है। दिस इज एक्सेप्टेबल। बस धार्मिक चिन्ह नहीं लगाने, ना धार्मिक चीजों का सहारा लेना है। हाँ, आप ऐसे अपने आंसर की शुरुआत कर सकते हो। तो कोई 5 टॉपिक मिलते हैं, जो 5 में से आपको अच्छा आ रहा होगा उसके ऊपर आप ऐसा लिख सकते हो। तो 30 मार्क्स का ये टॉपिक होगा, ऐसे राइटिंग। इसके बाद जो इसमें सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे मिलता है हमें, दैट इज अबाउट प्रेसी। प्रेसी राइटिंग को हम स्कूल लेवल पे बोलते थे समरी, नोट मेकिंग फॉर्मेट। तो प्रेसी की भी वेटेज है 30 मार्कर। अब प्रेसी में क्या दिक्कत है, जिन्होंने इस बार पेपर दिया था तो उन्हें तो पता है कि प्रेसी के लिए एक सेपरेट शीट मिलती है। प्रेसी है तो आसान, बट यहाँ पे जो इसका लिखने का फॉर्मेट है ना प्रेसी बनाने का, वो बड़ा टेढ़ा है।
क्या करेगा एग्जामिनर, आपको एक पैराग्राफ उठा के दे देगा, मान लेते हैं कोविड-19 का ही पैराग्राफ उसने उठा के दे दिया, लेट अस से 600 वर्ड का पैराग्राफ है, वो लिखा होता है वहां पे ब्रैकेट में, कहेगा 600 वर्ड्स का ये पैराग्राफ है। आपको उसको 1/3 में प्रिसाइज करना है। प्रेसी बेसिकली मीन्स उसकी समरी बनानी है, समरी बनानी है मेरे को, इसको 1/3 में फिल्टर्ड करके, जैसे इंस्टाग्राम पे फिल्ट्रेशन आती है, वैसे ही सेम यहाँ पे मेरे को फिल्टर्ड करना है 1/3 वर्ड्स में, इस पूरे 600 वर्ड के पैराग्राफ को। अब कहते ये तो बड़ा आसान काम है, आसान काम है नो डाउट, बट दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है ये आपको नॉर्मल लाइनों में नहीं लिखना, इसके लिए एक अलग से शीट मिलेगी जिसमें ब्लॉक बने होंगे, जैसे मैं लिख रहा हूँ माई नेम इज, तो ऐसे करके मेरे को हर एक ब्लॉक में एक वर्ड लिखना है। दिस इज हाउ 600 का कम कर दो 1/3, तो ऐसे वो पूरे के पूरे डब्बे यहाँ पे बने होंगे, 200 वर्ड का मेरे को इसे फिल्टर करके ऐसे ऐसे हर एक ब्लॉक में एक वर्ड लिखना है। दिस इज द चैलेंज, ये चैलेंज है हमारे लिए। तो पहले मेरे को रफ शीट मिलती है एक अलग से प्रेसी के लिए, आप रफ शीट में उसकी समरी बना लो, उस समरी को फिर काउंट करना पड़ेगा एक एक वर्ड को, क्या ये एग्जैक्ट 200 बन रहा है या नहीं बन रहा, यहीं पे तो टाइम खराब होता है यार हमारा प्रेसी लिखने में। और इसमें कम से कम नहीं तो आपको ना ना करते करते 8 से 10 प्रेसी की प्रैक्टिस करनी है। एक बार 8 से 10 समरी की प्रैक्टिस हो गई तो मतलब आपके ऊपर कमांड बन गई, कमांड इन द सेंस किसकी, ये फिल्ट्रेशन करके यहाँ डब्बों में लिखने की। और प्रेसी भी हमेशा इसी वाली शीट में लिखना, ये वाली शीट मैं आपको दे दूंगा, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है तो मैं उन्हें भेज दूंगा, पहले वालों को तो मैंने भेज रखी थी प्रेसी की शीट, उन्हें बता रखा है कि प्रेसी की प्रैक्टिस ऐसी वाली शीट पे ही करो, क्योंकि जो एग्जाम में मिलना है उसी के ऊपर मेरे को अपना हाथ सेट करके चलना है। क्लियर थी? हाँ भाई नव्या, क्लियर हो गई है प्रेसी की शीट की कहानी? यस सर, हो गई। धनुष कोई डाउट है? मुझे पता होगा ये लाइक। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पे प्रेसी के बाद ये 30 का ऐसे, ये 30 का प्रेसी, 60 नंबर हो गए सर। ओके भाई। देन थर्ड इज दैट इज पैराग्राफ राइटिंग, ये सबसे ज्यादा भसूड़ी है। 10 नंबर का पैराग्राफ, तो 30 का ये, 30 का प्रेसी, 60 नंबर ये, 10 का पैराग्राफ राइटिंग। अब पैराग्राफ किसके ऊपर आता है, यही मेजर टास्क है पैराग्राफ राइटिंग, इसी में दिक्कतें आती हैं। पैराग्राफ जो आपको मिलता है वो मिलता है इडियोमैटिक एक्सप्रेशन पे, इडियम्स पे, फ्रेजेस पे। अगेन वही चॉइस होती है यार, मतलब 5 टॉपिक देगा, एनी वन आपको करना है फॉर दी 10 मार्कर, एंड इसकी वर्ड लिमिट कितनी है, 200 वर्ड्स। 200 वर्ड का आपको पैराग्राफ लिखना है। 200 वर्ड का मतलब जो अभी मैं आपको वो शीट का फॉर्मेट बता रहा था, एक पेज है, इसके पीछे वाली शीट होगी दो, तो 2 पेज लगभग मेरे को पैराग्राफ यहाँ पे लिखने हैं। तो एनी वन टॉपिक करना है आउट ऑफ 5। अब ये ईडियम्स या फ्रेजेस, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। इसके ऊपर भी कम से कम मेरा टारगेट है, कम से कम नहीं तो 60 से 70 आपके पास रेडीमेड आंसर्स अवेलेबल हो ऑन द ईडीएम। इस बार का जब एक दो मेरे दोस्त एग्जाम दे रहे थे, मैंने उन्हें एग्जाम के 3-4 दिन पहले बोल दिया कि यार ये ना 3-4 टॉपिक हैं, इसको रीड आउट कर लो, याद मत करो, रीड कर लो, याद करने का तो टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास, रीड कर लो, ताकि अगर गलती से पेपर में आ गया तो तुम्हारे पास कंटेंट होना चाहिए। और उसी में एक टॉपिक था जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वही मैंने 4 दिन पहले भेजा था मार्क करके, पढ़ लो, आ जाएगा क्या पता। और वही हुआ पेपर में, एक सबसे आसान ईडीएम जो था वही था इस बार, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बाकी सारे ईडीएम पता नहीं कहाँ कहाँ से उठा के देते हैं। एक क्वेश्चन आया इसी में, लेंडिंग हैंड टू समवन इज बेटर देन गिविंग अ डोल। लिख सकते हो भाई तुम इसके ऊपर 200 वर्ड, लेंडिंग हैंड टू समवन, मैंने खुद नहीं बनाया भाई, इतना दिमाग नहीं है मेरे अंदर कि मैं ईडीएम बना सकूं। ये पेपर में आ रखा है क्वेश्चन, लेंडिंग हैंड टू समवन इज बेटर देन गिविंग अ डोल। साला ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देते हैं, गिविंग अ डोल, दिमाग खराब हो जाए इनको पढ़ के। 200 वर्ड तो छोड़ो, इसके ऊपर भाई तुम 3 लाइनें भी ना लिख पाओ, गारंटी दे सकता हूँ मैं, लिख के दिखा दो 3 लाइनें, लेंडिंग हैंड टू समवन इज बेटर देन गिविंग अ डोल। कम से कम 50 वर्ड इसके ऊपर मैं अगर लिखूं तब जाके मेरे को कुछ एक आधा नंबर मिल पाए। तो ऐसे चीजें आती हैं। ये तो शुक्र है इस बार तो पता नहीं कैसे इस बार आसान दे दिया, जस्टिस डिलाइड इज जस्टिस डिनाइड। अब इसके ऊपर बंदा कुछ ना कुछ तो लिख सकता है, एटलीस्ट 200 नहीं तो कम से कम, नहीं तो मैं नाना करते करते 100 वर्ड की गाड़ी तो बना ही सकता हूँ।
क्योंकि लाइन इज फेमिलियर, बट ये लाइन तो मेरे किसी भी कंटेक्स्ट में फेमिलियर ही, या सोचना पड़ेगा। ऑल दो आप लिख भी दो, बट सोचना पड़ेगा। सोचने में क्या होगा, टाइम खराब होगा, क्योंकि पहले ऐसे में सोचना है, फिर ये प्रेसी में उसे फिल्टर करना है, फिर काउंटिंग करनी है, क्या 200 बन रहा नहीं बन रहा। एक वर्ड भी अगर ऊपर नीचे हो गया तो गेम खराब हो जाएगी, क्योंकि डब्बे फिट है, डब्बे एकदम उसी के बने हैं। अगर कोई 800 वर्ड का वहाँ पे प्रेसी है तो 800 का 1/3 के अकॉर्डिंग ही बॉक्सेस वहाँ पे बने हैं, ना तो कोई प्लस होगा ना तो माइनस होगा। फिर उसके बाद इसके ऊपर दिमाग लगा के बनना। पता चले 2 घंटे मेरे उसी में लग गए, 1 घंटा रह गया बस। 1 घंटे में 15-20 मिनट मेरे को इसके ऊपर लग गए, तो 3 क्वेश्चन में ही मेरे 2.5 घंटे खराब हो गए। अब आधा घंटा रह गया बस। तभी मैंने कहा था कि कट ऑफ रहती है 40, ये रीजन था। सो दिस इज द पैराग्राफ। इस पे भी भाई तुम्हें नहीं काम करना हुई। जब तुम ट्यूशन ले रहे हो तो ट्यूशन लेने का मतलब ये होता है कि वो सामने जिस बंदा पढ़ा रहा है या बंदी पढ़ा रही है, जो भी बंदा बंदी पढ़ा रही है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। वो तुम्हारे लिए ये सारा काम करके दे, तुम्हें ये सब हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। फिर कोचिंग किस बात की ले रहे हो। तो ये मेरा काम है कि मैं तुम्हें कैसे कैसे कुछ ना कुछ काम दाम दंड भेद लगा के कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके कम से कम नहीं तो 70 फ्रेजेस और इडियम्स के ऊपर रेडीमेड आंसर प्रोवाइड कर दूं। फिर उसकी चेकिंग करनी है। अब ऐसे और ये जो पैराग्राफ की चेकिंग होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज देयर आर 7 पैरामीटर्स। MS धोनी की जर्सी 7 पैरामीटर्स है जिसके ऊपर ऐसे या पैराग्राफ चेक होता है, और उसको मद्देनजर रखते हुए एक एग्जामिनर आपका ऐसे चेक करेगा या पैराग्राफ चेक करेगा। तो जब भी आप ऐसे लिख के मेरे को भेजते हो, मैं उसमें बताऊंगा भाई देख ये 7 पैरामीटर थे, तुमने 7 में से 4 कवर किए, 3 कवर नहीं किए, इसलिए इसमें नंबर कटेंगे, या 6 कवर किए या 1 कवर नहीं किया। और यही बात मैंने आज से 1 महीना पहले भी कही थी कि अभी आपके पास टाइम है तो एक डे फिक्स कर लो अपने अकॉर्डिंग। संडे फिक्स करना है संडे कर लो, सैटरडे करना है सैटरडे कर लो। मेक अ हैबिट, एक हैबिट बना लो कि आपको सैटरडे या संडे के दिन एक ऐसे राइटिंग एक पैराग्राफ करना है। लोग क्या करते हैं इसमें, कहते हैं जो आप यहाँ से बना बनाया दे रहे हो उसी को रीड कर लेंगे। जैसे नेक्स्ट ईयर जो डेट है एग्जाम की वो है 23 जून, तो 23 जून को अगर मेरा एग्जाम है, ये लोगों की फिलोसफी है क्या कि भाई जैन और फेब के आसपास हम ये ऐसे जितने भी है ना, ये और ये जितने भी पैराग्राफ है उसको रीड आउट कर लेंगे। रीड करने के बाद 2-3 लिख लेंगे। ऐसे काम नहीं होगा, एक्सप्रेशंस नहीं आ पाएंगे, वो थॉट पेपर के ऊपर नहीं आ पाएगा। आप लोगों को लगेगा यार थॉट तो मेरे पास है बहुत कुछ, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद दिमाग में कंटेंट तो होगा, बट वो ऑन पेपर एक्सप्रेस नहीं हो पा रहे, वो एक फ्लो नहीं बन पा रहा। पहले बात ये आ रही थी, एकदम से कुछ और आ गई, एकदम से बात कुछ और आ गई, तो एकदम जो प्रेजेंटेशन का वे है, जो फ्लो ऑफ कंटेंट है, वो एकदम डाइवर्ज हो रहा है। जैसे मसूरी की सड़कों की तरह, ये ऐसे 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 चढ़ाइयों की तरह, कभी यहाँ डाइवर्ट होता है, कभी यहाँ डाइवर्ट होता है, कभी यहाँ कभी यहाँ। तो कोई सीधी रोड की तरह एकदम एक्सप्रेस है कि शूटम शूट रोड की तरह आपका ऐसे का फ्लो नहीं आ रहा। तो इसलिए मैंने कहा है कि सैटरडे एंड संडे, शनिवार की रात या रविवार की रात या जो भी आपको अच्छा दिन लगता है उसके अकॉर्डिंग आप बनाओ, और एक आधा ऐसे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर लो। फिर देखना आज से 4 महीने बाद भाई तुम्हारे ऐसे के ऊपर इतनी अच्छी कमांड होगी ना कि प्रोफेसरों को बीट कर दोगे, क्योंकि तुमने उसे ऑन पेपर इतना लिख चुके हो कि अब तुम्हारी आदत बन गई है। इसलिए तभी तो बोला गया प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो दिस इज द थ्योरी ऑफ द पैराग्राफ राइटिंग। यहाँ पे भी वही सेम 5 मिलेंगे, 5 में से कोई एक करना है। 10 नंबर की वेटेज है, 200 वर्ड्स का हमें लिखना है एक पेज। इसका उल्टा कर दो पीछे वाली शीट, तो 2 पेजेस के आसपास मेरे को यहाँ पे ऐसे की गेम खेलनी है, अब पैराग्राफ की गेम खेलनी है। ठीक है जी, हटा दो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ कि क्या मिलेगा। यस सर। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है ग्रामर पोर्शन की। GRAMMAR, स्कूल वाले बच्चे ER लिखते हैं ग्रामर को। क्वेश्चन नंबर 4, पहले 3 तो हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 जो मेरे पास आता है वो आता है विद रिस्पेक्ट टू द मेक सेंटेंसेस, छठी सातवीं की इंग्लिश। अब यहाँ पे दिल्ली के स्कूलों में तो बड़ी छठी सातवीं पे पढ़ाई जाती है रेन एंड मार्टिन। लाल कलर की किताब है रेन एंड मार्टिन, बड़ी अच्छी किताब है ये। इसमें सारा ग्रामर का पोर्शन भरा पड़ा है फ्रॉम बेसिक टू द एडवांस लेवल। स्कूल लेवल पे यही सिखाते हैं। तो स्कूल लेवल की हमारे पास यहाँ पे इंग्लिश आती है। मेक सेंटेंस बनाने हैं, कितने नंबर की वेटेज, कहता है 2 मार्क का पर सेंटेंस है। 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मतलब 5 सब पार्ट मिलते हैं ABCD करके। और ये मेक सेंटेंस जो बनाना है, कोई ना कोई आपको वर्ड देगा। वर्ड भी ऐसा नहीं बच्चों वाला वर्ड दे देगा, ऐसा वर्ड देगा जिसका मतलब ही हमें ना पता हो। तो उल्टे सीधे क्वेश्चन देता है।
इतने गंदे गंदे वर्ड डाल देगा जिसका मीनिंग आपको पता ही ना हो। तो यहाँ पे तो भाई बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, सीधी सीधी बात है, अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता होगा तभी तो मेक सेंटेंसेस बना पाओगे। जब मेरे को उस वर्ड का मतलब ही नहीं पता तो मैं मेक सेंटेंसेस कैसे बना लूंगा, पॉसिबल ही नहीं। देन क्वेश्चन 5 इज ऑल्सो सिमिलर। अब यहीं पे मेरे को इनसे थोड़ा सा एक क्वेश्चन है। भाई क्वेश्चन 4 भी मेक सेंटेंसेस, क्वेश्चन 5 भी मेक सेंटेंसेस, सेम वेटेज, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 5 पार्ट मिलेंगे। कहते फर्क है दोनों में। मैंने कहा क्या फर्क है, बनाना तो मेक सेंटेंसेस है। कहते फर्क ये है, यहाँ पे मैं आपको वर्ड दे रहा था, यहाँ पे मैं आपको कोई इडियम दूंगा या फ्रेज दूंगा, उस फ्रेज की यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। वो फ्रेज आपके आंसर में आना चाहिए। अगेन वही सेम बात, उस फ्रेज का मतलब मेरे को पता होगा तभी तो मैं उससे सेंटेंस बना पाऊंगा। तो यही काम मैंने आप लोगों के लिए करना है। जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स में, पास्ट ईयर पेपर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आईएएस के पेपर, पास्ट ईयर पेपर का मतलब होता है क्योंकि ये जो इंग्लिश है, दिस इज अ कॉमन पोर्शन टू अदर सर्विसेज एग्जाम ऑल्सो। जैसे जियोलॉजी सर्विस होती है, दिल्ली पुलिस का एक पेपर होता है एसएससी सीपीओ, सब इंस्पेक्टर रैंक पे, वहां भी इंग्लिश आती है। सिमिलरली एसएससी के पेपर में भी इंग्लिश आती है, जो एसएससी का बाकी ग्रुप बी एग्जाम के लिए एग्जाम टेस्ट होता है। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, आज की डेट में तो यही तीन चल रहे हैं ना। तो और कोई बनना चाहता है मैं भी सीबीआई चला जाऊँ, ईडी चला जाऊँ, या वहाँ चला जाऊँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो एसएससी की जो इंग्लिश है वो, सीपीओ एग्जाम होता है वो, जियोलॉजिस्ट एग्जाम होता है वो। अब आप लोगों का काम तो ना कि आप यार इन सबके एग्जाम्स को पहले सर्च कर रहे हो, पुराने क्वेश्चन उठा रहे हो, फिर फिल्ट्रेशन लगा के फिर काम कर रहे हो। ऐसी एक और सर्विस होती है उसका। तो मैंने ये काम कर दिया आप लोगों का आसान। क्या किया, इनके जितने भी पास्ट ईयर पेपर थे, जो जो यहाँ पे मेक सेंटेंसेस रिलेटेड, एसे रिलेटेड, समरी रिलेटेड, मतलब प्रेसी राइटिंग रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए उन सबको अलग अलग फाइल में बना दी। कम से कम नहीं तो 100 मेक सेंटेंसेस के वर्ड बना दिए, 100 यहाँ पे बना दिए। ईडीएम ज्यादा ही बने हैं, 150 के आसपास मेरे को वो दिखा रहे थे, फाइल हमारी पहुंच चुकी है। इसमें 100 वर्ड बन गए, इसमें 150 बन गए, और ज्यादा हो चुका है। कम से कम मेरा टारगेट है इसमें एज मच एज जितने ज्यादा वर्ड्स हम ऐड कर सकते हैं, एटलीस्ट इतना कर दे कि ये पास्ट ईयर पेपर इन सबके कवर्ड हो जाए। इस बार भी वही हुआ, जो इस बार 2022 का जो पेपर बना था इसका इंग्लिश का, तो जो ये ग्रामर का पोर्शन आया क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 पर्टिकुलरली, वो इन्हीं के पास्ट ईयर में से आया। अब जिसको ये सोर्स पता होगा कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उसके लिए तो चुटकी का खेल है फिर। क्योंकि वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा वही काम करेगा, अच्छा ये क्वेश्चन है, इन वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, गूगल करो, वर्ड का मीनिंग आ गया। ऐसे आपको किताबों पढ़ने से टाइम बच गया। तो दिस इज द वे कि हम एटलीस्ट इतना कर दे कि ये सारे पास्ट ईयर कवर कर दे, सो दैट अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई, इनमें से एक आधे भी अगर क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे ये 5 पार्ट है, तो मान लो मेरे को 2 मिल गए जो मेरे को आते थे, यहाँ मेरे को एक मिल गया ना ना करते करते, तो भाई 3 क्वेश्चन तो मेरे सही हो गए। 0 से बेटर तो 3 है। तो वही काम मैंने किया है, इसकी पूरी की पूरी फाइलें अलग बना दी ताकि आप लोगों को इसके लिए किताबें ना परचेज करनी पड़े। ऑल तो बहुत अच्छी अच्छी इसकी बुक्स आती है इंग्लिश की, एसएससी लेवल पे चलता है। एक बख्शी करके बुक है, एक भारद्वाज करके बुक है, एक एसपी मलिक करके अकेले बुक है, वो एसपी मलिक ईडीएम एंड फ्रेजेस की। तो वो अकेले इसकी बुक आती है ईडीएम एंड फ्रेजेस, उस पर और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ईडीएम और फ्रेजेस है बस। वो पूरी की पूरी किताब ईडीएम और फ्रेजेस के ऊपर है। मेरे पास पड़ी होगी तो यार मैं दिखाता, शायद है नहीं वो, ये रही, हाँ ये है भाई एसपी मलिक। इसकी पूरी किताब सिर्फ ईडीएम और फ्रेजेस पे है। भाई इतनी मोटी किताब, अगर मैं सिर्फ ये कहा गया 10 नंबर के सवाल के लिए अगर पढ़ने लग गया तो मेरी गुड मॉर्निंग हो जाएगी। फिर तो अगले साल का अटेम्प्ट 2 साल बाद बन जाएगा। 1 ईयर प्रोग्राम विल बी कन्वर्ट इनटू 2 ईयर प्रोग्राम। तो हमने ये इतनी मोटी किताबें नहीं पढ़नी। मैंने क्या काम किया, इसमें से जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे, जो जो इन एग्जाम में आ रखे हैं या जिनकी प्रोबेबिलिटी है इससे मिलते जुलते जो वर्ड्स हैं, उसको मैंने यहाँ पे पीडीएफ में फिल्टर कर दिया ताकि हमारा ईडीएम का काम हो जाए। ऐसी यही काम आप लोग करते, वही काम मैंने आपके लिए कर दिया। आप लोग किताबों में से पढ़ते, मैंने उसको ऑलरेडी फिल्ट्रेशन करके पास्ट ईयर क्वेश्चन के यहाँ पे बना दिया ताकि पास्ट ईयर भी कवर हो जाए। और जो जो नए नए क्वेश्चन जो बन सकते हैं वर्ड मेक सेंटेंसेस, चाहे वो वर्ड यूजिंग हो या वो ईडीएम या फ्रेज को यूज करके बनाना हो, वो सारा हमारे पास एक जगह उसका माल होना चाहिए। माल मतलब कंटेंट होना चाहिए ताकि जस्ट हम रीड आउट करके छुट्टी हो जाए इन सब चीज़ों से। इसी सेम डोमेन में एक लास्ट क्वेश्चन इसमें आता है इंग्लिश के पेपर में ही, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, जिसका नाम है क्या, एडिटिंग एंड एरर। ये भी छठी सातवीं में आती थी स्कूल लेवल पे, 10 नंबर।
अब ये 10 नंबर कैसे बटे? 1 मार्क्स के 10 पार्ट्स, 1 मार्कर के 10 पार्ट्स, तो 10 पार्ट लगा है और 10 पार्टों के ऊपर मेरे को कुछ ना कुछ एरर होगा, वो आइडेंटिफाई करना है। अगेन वही सेम काम जो यहाँ पे किया मैंने, वो यहाँ कर दिया। इसके ऊपर भी कम से कम 200-250 क्वेश्चन ढूंढ दिए पास्ट ईयर पेपर में से, किताबों में से फिल्ट्रेशन करके विद सॉल्यूशन, ताकि आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो इनके ऊपर काम करने के लिए। वो 200-250 क्वेश्चन हर एक कैटेगरी के हैं, हर एक कैटेगरी के 200-250 क्वेश्चन अगर मैं देख लेता हूँ तो इतना तो श्योर है कम से कम 10 में से मैं 3 या 4 पार्ट तो मैं टपा सकता हूँ। अगर 3-4 पार्ट भी अगर टप गए तो बुरी बात नहीं है। तभी कहा था कि इंग्लिश की कट ऑफ कितनी होती है, 40 के आसपास। रीजन भी भाई ये 30 नंबर तो एलिमिनेट हो गए, ये 30 नंबर तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गए। गेम तो सारी की सारी 70 नंबर की है। 30 नंबर का ऐसे, 30 की प्रेसी, 10 नंबर का पैराग्राफ। जो करना है मेरे को 70 में से तो लाना है। ये 30 नंबर तो गए एलिमिनेट। ये तो भाई आपकी किस्मत के ऊपर बात है पूरी की पूरी 30 नंबर की। अगर वो पार्ट मेरे को मिल गया अच्छा सा तो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, नहीं मिला तो मैं तुक्के चला के, तुक्के चल ही नहीं सकते इसमें, फिर भी तुक्के चला दो एडिटिंग एंड एरर में, बट यहाँ तुक्के नहीं चला सकते। जब तक वर्ड का मतलब ना पता हो, जब तक वो फ्रेज का मतलब ना पता हो, आई कांट डू एनी मेक सेंटेंसेस। मेक सेंटेंसेस को छोड़ो, बहुत दूर की बात हो गई। जब तक मीनिंग ही नहीं पता होगा, मेरे दिमाग में नहीं आएगा भाई क्या सेंटेंस बनाऊँ, ये वर्ड ही ऐसा है। सो इसलिए कम से कम हमने 200-250 वर्ड इनके ऊपर पढ़ने हैं। एक बार जब मैं 200-250 वर्ड बल्क में पढ़ लेता हूँ तो मेरा दिमाग फिर उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा कि उससे सिमिलर वर्ड अगर मान लो एग्जाम में आ गया, रूबरू कॉपी नहीं आता, क्या पता सिमिलर आ जाए, कुछ ना कुछ ऐसा दे दे कि हाँ जिसका मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया रिलेट कर पा रहा है, आइडिया रिलेट हो रहा है तो मतलब सेंटेंस बन जाएगा। सो दिस इज हाउ द इंग्लिश पेपर गोज ऑन। बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है इंग्लिश, 100 नंबर, क्योंकि पहले दिन की पहली शिफ्ट में यही होता है। 3 डे ये एग्जाम है, रणजी ट्रॉफी मैच की तरह। डे 1 सुबह 9 बजे से कहानी शुरू होगी 12 नून तक, 3 दिन लगातार। तो डे 1 की फर्स्ट शिफ्ट, पहला सेशन आप लोगों का 9 से 12 खेला जाता है, जिसमें ये इंग्लिश की सारी कथा आरंभ होगी। उसके बाद फिर 2 से 5 मतलब 12 बजे आप बाहर आए तो कितना टाइम रह गया यार, 1.5 घंटे। 1.5 घंटे में ही लंच करना है, 1.5 घंटे में मुंह हाथ धोना है, 1.5 घंटे में जो करना है। उसमें कुछ ऐसे महानुभाव भी होते हैं जो कहते हैं भाई रिवाइज कर लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो इस पेपर के आंसर ढूंढ रहे होते हैं। यार ये काम मत करना कभी भी, जिंदगी में अपना रूल बना लो। जब भी आप एग्जाम दे रहे हो, कोई एग्जाम देने के बाद उसको घर आके या ऑन द स्पॉट बाहर निकलने के बाद फोन में ये सब काम मत किया करो। जब रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट आने के बाद किया करो कि हाँ भाई जो वो पेपर था अब मैं उठाता हूँ उस पेपर को कि उसमें मैंने क्या किया था। याद होगा, ऐसा तो होगा नहीं भाई भूल जाओ, आप अपने हाथों से खुद लिख के आए हो। तो रिजल्ट आने के बाद करो, या कम से कम 1-2 हफ्ते बाद करो। उसके बाद फिर पेपर देखा करो। ये नहीं कि भाई पेपर खत्म हुआ तुरंत शुरू हो गए 12:15 बजे कि नहीं यार पहले मैं चेक कर लूँ क्या था, मैंने सही लिखा नहीं लिखा। ऑल दो इंग्लिश में इतना ज़्यादा कुछ चेकिंग का है नहीं, बाकी पेपर्स के लिए सेम बात फॉलो होती है कि पेपर 1 अगर आप माइक्रो का दे रहे हो, नेक्स्ट डे की सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट में बाहर आ रहे हो तो माइक्रो के आंसर चेक करने लग गए, न्यूमेरिकल चेक करने लग गए, इको ट्रिक्स चेक करने लग गए। तो ये सब काम मत करना यार, पेपर दे दिया अब बस प्रभु के भरोसे छोड़ दो, जो होगा वही हमारा बेड़ा पार करेंगे। तो बस आप लंच वगैरह करके आराम से 1:30 अपनी सीट के ऊपर बैठ जाना, और ये सुबह 9 बजे का मतलब 8:30 बजे एग्जाम सेंटर के ऊपर पहुंच जाना। अब बात आती है इसकी सेकंड शिफ्ट की। डे 1 ही है ये। जैसे मान लेते हैं 18 अगस्त है आज, तो 18 अगस्त को ही एग्जाम हो रहा है हमारा। तो 18 की सुबह मैंने ये लिखा 9 से 12, अब मेरे पास टाइम मिल गया। फिर मेरे को सेकंड शिफ्ट में सेकंड सेशन में क्या लिखना है, जीएस का पेपर। इसकी भी वेटेज कितनी, 100 नंबर। अब ये बटा किस में है, 4 पार्ट में ये बटा है मेरा। एक मेरा बटा है क्या, हिस्ट्री। एक मेरा बटा है यहाँ पे पॉलिटी। एक आती है ज्योग्राफी। फिर आती है इकोनॉमी। ये 4 सेक्शन है हमारे पास इसमें। हिस्ट्री, ऑल दो मैं इसको ऑर्डर में लिख देता हूँ जो पेपर फॉर्मेट का ऑर्डर है। हिस्ट्री के बाद फिर वो ज्योग्राफी के क्वेश्चन देता है, ज्योग्राफी के बाद वो इकोनॉमी के क्वेश्चन देता है, लास्ट में फिर वो पॉलिटी के क्वेश्चन देता है। तो जो ऑर्डर है उसमें लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 1 इज अबाउट हिस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट ज्योग्राफी, क्वेश्चन 3 इज अबाउट इको, क्वेश्चन 4 इज अबाउट पॉलिटी। अब इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या फिलोसफी चलाएगा ये, देखो जी। हिस्ट्री में होते हैं एक क्वेश्चन के 5 पार्ट, 5 पार्ट
इनटू में 5 मार्कर ईच, 5 मार्क्स ईच पार्ट, तो कितने की हो गई? 25 की ये हो गई। सब में 25 25 बांट दो, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, तो 25 25 50, 50 और ये 50, 100 नंबर। तो ऐसे हमारा जीएस का पेपर बढ़ता है। अब हिस्ट्री की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो ये 5 क्वेश्चन आने हैं 5 नंबर के ईच, इसकी वर्ड लिमिट कितनी है? हर एक सेक्शन में वर्ड लिमिट है 200 वर्ड्स, 200 वर्ड्स हर एक सेक्शन का, मतलब पर क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे 5 क्वेश्चन है तो हर एक पार्ट के लिए मेरे को 200 वर्ड का आंसर लिख के आना है। सबसे पहले अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, बेसिकली देयर आर 4 सेक्शंस। कौन कौन से? एंशियंट पीरियड, देन फिर मेडिवियल पीरियड, देन फिर मॉडर्न हिस्ट्री, देन फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस। सी पार्ट, डी पार्ट। तो ये 4 हिस्ट्री के पार्ट हैं हमारे पास। ऑल्दो दिस इज सेम विद द मेंस एग्जामिनेशन, अगेन सिविल सर्विसेज के साथ मैच करता है, बट वहाँ पे बहुत इन डेप्थ क्वेश्चंस आते हैं। प्रीलिम्स में ही इतने इन डेप्थ क्वेश्चन आ जाते हैं, डेट्स आ जाती है, टाइमलाइन आ जाती है, पूरा का पूरा कैसे गुप्ता पीरियड, मौर्यन पीरियड, फिर उसके बाद स्टार्टिंग से, फिर यहाँ पे सेम दिल्ली सल्तनत। तो ये पूरा का पूरा एक टेन्योर वहाँ पे चलता है। हमें इस पेपर में इतने ज्यादा टफ नहीं आते। पेपर का नाम है जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज का मतलब है बहुत बेसिक बातें, सिंपल बातों में सारी की सारी चीजें आती हैं यहाँ पे। लाइक दिस इज द बुक ऑफ हिस्ट्री, ये है भाई जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी हिस्ट्री। ये मैंने अभी मंगवाई है अमेजोन से, खोली नहीं क्या है इसमें। तो इसमें सारी की सारी यहाँ पे हिस्ट्री कवर्ड है। ये बुक बनी है फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पर्पस के अकॉर्डिंग। बट हमारे लिए क्या ये खास बात है इस किताब में? खास बात ये है इस किताब में क्योंकि इसमें सारे के सारे सेक्शन कवर्ड है, एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब मैंने क्या काम करना है, अगर मेरे को ये किताब अच्छी लगी, इसमें से मैं फिर फिल्ट्रेशन कर दूंगा कंटेंट की। फिल्ट्रेशन एज एन एंशियंट को सारा अलग बना दूंगा, मेडिवियल अलग कर दूंगा, मॉडर्न अलग कर दूंगा, पोस्ट इंडिपेंडेंस अलग कर दूंगा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही ये सारा का सारा बेस है, 6ठी से 12वीं तक की सारी हिस्ट्री यहाँ पे है। तो 200 वर्ड का हर एक थीम के ऊपर हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। जैसे इस बार के एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कहता है गुप्ता पीरियड के टाइम पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल था। तो जो भी हमारे पास क्वेश्चन आते हैं ना हिस्ट्री पे, वो अगर किसी पर्टिकुलरली टाइमलाइन के अकॉर्डिंग है या किसी एक रूलर के डायनास्ट के अकॉर्डिंग आ रहे हैं, तो वो पूछेगा उस रूलर के टेन्योर में वहां पे इकोनॉमी का क्या रोल था, वहां पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य जब टेन्योर आया, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, तो उस टाइम पे आचार्य चाणक्य का कंट्रीब्यूशन क्या था अर्थशास्त्र, जो हम पढ़ रहे हैं ये इकोनॉमिक्स, ये जितनी भी सारी थ्योरीज आई ना बाद में, चाहे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हो, एडम स्मिथ बोलो, ठीक है, जॉन कीन्स बोलो, ये सब तो बहुत बाद में आए, इनका पापा पहले आ चुका था। ये सारी बातें ये लोग जो बाद में बता के गए, चाहे वो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हो या कीन्स इकोनॉमिस्ट हो, चाहे वो फिर न्यू क्लासिकल या न्यू कीन्स कोई भी इकोनॉमिस्ट हो, जो ये सारी बातें अब बता रहे हैं, ये सारी बातें तो भाई चाणक्य जी अपनी किताब में लिख चुके हैं ऑलरेडी। वो तो पहले बता चुके थे एंशियंट पीरियड के टाइम पे। ये तो जस्ट अभी अभी आया ना 1700 1800, फिर उसके बाद ये मिल्टन फ्रीडमैन, डॉन बुश, साल्वाडोर, ये तो बाद के बंदे हैं रिसेंट टेन्योर में। ये जो बातें बोल रहे हैं ये सारी बातें ये बता चुका बंदा आचार्य चाणक्य। तो उसका कंट्रीब्यूशन क्या था, इकोनॉमी का रोल क्या था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल क्या था, वहाँ पे कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या थी। देन जब हम यहाँ पे बात करते हैं अगले कुछ सेक्शंस में, तो फिर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है भक्ति मूवमेंट के ऊपर, सूफीज्म का क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। तो ऐसे ये मेजर थीम्स के ऊपर हमारे पास 200 वर्ड, 200 वर्ड का मतलब ये नहीं कि भाई आप काउंट कर रहे हो 200 वर्ड या एक्सीड कर रहे हो। 200 वर्ड का मतलब ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, कि मेरे को अपने आंसर को कम से कम 150 वर्ड में करना है। 200 वर्ड का मतलब ये नहीं होता, समरी में होता है बस। जब मैं वो प्रेसी राइटिंग लिख रहा था, क्योंकि उसके लिए मेरे को ब्लॉक मिले हैं और वो ब्लॉक काउंटेबल फॉर्मेट है। बट यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है, मैं 200 को किस में लिखूंगा, 150 में, ताकि टाइम बचे। ये नहीं कि भाई 200 वर्ड को मैं 250 में कन्वर्ट कर दिया या 180 या गिनने बैठ गया, 1 2 का 4 8 12, ये सब काम नहीं करने। 200 वर्ड का मतलब है उसे कम लिखो, 150 में लिखो। इसके दो फायदे, सबसे बड़ा फायदा क्या भाई, यहाँ से टाइम बचा के आप दूसरे क्वेश्चन में शिफ्ट करो, फिर वहां से टाइम बचा के तीसरे में करो। दिस इज द स्ट्रैटेजी।
ऐसे आप अपने पेपर को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप एग्जाम पेपर एज मच एज कैसे कवर कर सकते हो। तो दिस इज द वे। उसको शॉर्ट लिखो, कोशिश करो कि आंसर लिखो, चाहे 4 लाइनें लिखो बट लिख के आओ। टाइम शॉर्ट पड़ रहा है तो लिख के आओ। पेपर ये पूरा कोई नहीं कर सकता, 5 क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चन ये, 5 क्वेश्चन ये। पहली बात तो ये, अरे आने भी तो चाहिए। दूसरी बात ये, अगर आते हैं तो उसका कंटेंट कम करो। 200 वर्ड है तो 150 में कम कर दो। यहाँ पे भी सेम कहानी, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। सो ये 4 चीजें हमें हिस्ट्री के लिए पढ़नी है, एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। इसका भी सेम आपको फिल्टर नोट्स मिलेगा 150 वर्ड में, 150 से 200, हर एक मेजर थीम के ऊपर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या रोल था, देन गुप्ता पीरियड में क्या रोल था, इकोनॉमी का क्या रोल था, टेम्पल्स की क्या सिग्निफिकेंस थी उस टाइम पे, देन भक्ति मूवमेंट के ऊपर, दिल्ली सल्तनत के ऊपर, फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप आ जाओ उन सब चीज़ों के ऊपर, क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर। देन उसके बाद आपका ये सारे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जितने भी हो गए, चलो दिल्ली मूवमेंट, ये सब। तो इन सब के ऊपर 150 वर्ड का कंटेंट होना चाहिए। यही से हिस्ट्री के क्वेश्चन बनते हैं मेजर मेजर थीम्स के ऊपर। देन फिर अगर ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी भी अपने आप में बहुत वास्ट है। जो ज्योग्राफी हमें पढ़नी है वो पढ़नी है ओनली एंड ओनली इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। हाँ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, एक इसमें टॉपिक होता है वर्ल्ड हिस्ट्री का। हमें नहीं पढ़ना वर्ल्ड हिस्ट्री, हमें सिर्फ इंडिया रिलेटेड कंटेंट पढ़ना है। ये 4, एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस। सेम इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है। इसके भी कम से कम मैं देख रहा था 12 या 13 चैप्टर बन रहे थे हर एक थीम के ऊपर। तो 12 चैप्टर इसके ऊपर बन रहे थे ज्योग्राफी के ऊपर। यहाँ भी सेम कहानी चलती है, 5 नंबर के 5 क्वेश्चन एंड सेम वेटेज 200 वर्ड्स। तो 200 वर्ड्स का मतलब क्या हो गया, आई रिड्यूस इट इनटू 150 वर्ड पर क्वेश्चन, ताकि जितने ज्यादा मेरे को क्वेश्चंस आते हैं मैं उसको अपने पेपर के ऊपर लिख के आ सकूं। ये ज्योग्राफी की बात है। देन फिर बात आती है यहाँ पे इकोनॉमी सेक्शन की। अगर इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी में तो यार कुछ खास पढ़ना नहीं, ऑल दो हम आईएएस का ही पेपर दे रहे हैं। तो इकोनॉमी सेक्शन में तो कुछ खास पढ़ना ही नहीं। 5 नंबर के 5 क्वेश्चन, 25 नंबर। देन पॉलिटी, ऑल दो इसमें 25 में ये जो 5 क्वेश्चन है, 2 आते हैं करंट अफेयर्स बेस्ड। या तो करंट अफेयर्स या फिर आपका न्यूज़पेपर रिलेटेड करंट अफेयर्स हो गया, एंड द गवर्नमेंट स्कीम्स, सरकारी योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, और आपका जितनी भी यहाँ पे पीएम गति शक्ति, बहुत न्यूज में है, क्या पता नेक्स्ट ईयर एग्जाम में आ जाए पीएम गति शक्ति। तो या तो करंट अफेयर्स क्वेश्चन होगा, या तो गवर्नमेंट स्कीम होगा, या फिर आपके ऊपर बहुत आसान सा क्वेश्चन दे देगा, सेंट्रल बैंक का रोल क्या है, बजट बनाने के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। हाँ, बजट से याद आया, बजट कवरेज एंड द इकोनॉमिक सर्वे, एक आधा क्वेश्चन बजट या इकोनॉमिक सर्वे में से भी आ सकते हैं। तो इकोनॉमी का तो पोर्शन में कुछ ज्यादा खास पढ़ना नहीं, मेन तो हमें ये पढ़ना है और ज्योग्राफी पढ़नी है। देन पॉलिटी की अगर बात करें, यहाँ भी वही सेम कहानी, 5 नंबर के 5, 200 वर्ड ईच। और पॉलिटी में हमें जो बेसिक चीजें पढ़नी है, इसमें भी 2 क्वेश्चन आते हैं कम से कम, 1 से 2 करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब यहाँ पे है वर्ल्ड कवरेज इंक्लूडेड। जैसे पाकिस्तान में पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ, वो क्वेश्चन इस बार आ गया कि जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ उसका क्या था। और इंडिया के अंदर भी कुछ करंट अफेयर रिलेटेड, जैसे बहुत एक कॉमन बात हुई, क्या लोग वोट देते हैं इस पार्टी को, बट बाद में देखते हैं सरकार बन गई उस पार्टी की। तो ये जो एमएलए यहाँ से तोड़ के वहां चले जाते हैं, स्विच ओवर हो जाता है। 2 पार्टियों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा, वो पार्टी ने धोखा दे दिया और वो किसी और के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो यही क्वेश्चन आया था, कहता है ऐसे जब भी सिनेरियोज आते हैं तो बताओ गवर्नर का क्या रोल है। सीधा सीधा नहीं पूछ रहा गवर्नर का रोल क्या है, ये पूछ रहा है जब ऐसा कोई सिनेरियो आता है तो गवर्नर का रोल क्या है। गवर्नर के रोल के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई लैंडमार्क जजमेंट आ गया, उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। जैसे ये अभी इलेक्शन जो है रिसेंटली, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड द वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, क्या पता नेक्स्ट ईयर एक क्वेश्चन इसी पे आ जाए। एक्सप्लेन हाउ डज द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंडक्ट इन इंडिया। इसी को मैं थोड़ा अगर और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो मैं क्या दूंगा, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट हाउ डज पॉलिटिकल अपना प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया एज वेल एज इन यूएसए। यूएस और इंडिया में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, ब्रिंग आउट द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस इफ देयर एनी। तो दिस क्वेश्चन कैन बी फॉर्मुलेटेड फॉर द नेक्स्ट ईयर। और हमें जो करंट अफेयर्स पढ़ने हैं वो पढ़ने हैं फ्रॉम 1 जुलाई
जिस भी साल में आप एग्जाम दे रहे हो, मान लो आप 23 में दे रहे हो पेपर, तो 1 जुलाई 2022 से लेके टिल अप्रैल एंड ऑफ 2023 इसके हमें करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स में जैसे इस बार क्वेश्चन आया है, एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। अब ये एडीपी का जो क्वेश्चन था, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ये नीति आयोग का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ऑल्दो ये आया था 2019 में। देखो 2019 में स्कीम लॉन्च हुई थी और आई कब, इस साल के पेपर में, 22 के पेपर में। कहते ऐसा क्यों किया इन्होंने, जब ये 2022 में आई थी तो इस बार क्यों डाल दी? वो इसलिए डाल दी क्योंकि उस साल क्या पता उस स्कीम से रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज आई हो। जैसे न्यूज आई थी क्या, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इस मॉडल की तारीफ की थी। 18 19 नहीं, 2018 था एडीपी। तो यूएनडीपी ने इस मॉडल की तारीफ की थी, तो उसने बोला था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में कि ये वाला मॉडल इज अ वेरी गुड मॉडल एंड दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन अक्रॉस द वर्ल्ड। हर एक कंट्री से सीखे। तो जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स होती है, चाहे वो पुरानी ही क्यों ना हो, जैसे जनधन योजना ये पुरानी है, उसके साथ साथ मेक इन इंडिया ये पुराना है, स्टार्टअप इंडिया ये पुराना है, बट अगर इससे रिलेटेड कोई ना कोई किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ने तारीफ की या उस पर कोई अपग्रेडेशन का काम हो रहा है, स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट, ये क्या पता नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आ जाए। सो ऐसे अगर चीजें होती है वो हमें पढ़नी है, वो हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। तुम्हारा काम नहीं होगा ये सब पढ़ना, हमारा काम है। मैं तुम्हें भाई मंथली प्रोफाइल बना के दूंगा, ये कांड हुआ, कांड का मतलब ये सीन हुआ इस बारी, और इसके ऊपर क्या पता पेपर में ये सवाल आ जाए और ये इसका मॉडल आंसर है। मतलब ये सारी बातें आपके आंसर में कवरेज होनी चाहिए इन ऑर्डर टू स्कोर दी एज मच एज दी मार्क्स। तो ऐसे हमारा ये जीएस का पेपर चलता है। 4 सेक्शन है इसके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड पॉलिटी। 5 नंबर के 5 पार्ट एंड 200 वर्ड पर क्वेश्चन। 200 वर्ड पर क्वेश्चन का मतलब यहाँ पे भी 200 वर्ड पर क्वेश्चन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, सब में मेरे को 200 200 200 करके लिख के आने हैं। तो ऐसे इसकी पूरी की पूरी कथा चलेगी। ठीक है जी, जीएस की बात समझ आ गई? Yes, sir. इसके भी सारे नोट्स मिलेंगे बाहर से। तुम भाई कोई अपने दम पे किताबें लेने की कोई नीड नहीं है, पूरा एकदम फिल्टर्ड होके विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर इस 150 वर्ड में क्या आना चाहिए था वो सारा मिलेगा। ज्योग्राफी का भी मटेरियल, पॉलिटी का भी मटेरियल एंड हिस्ट्री का भी। इकोनॉमी तो ऑलरेडी हमारे करंट अफेयर्स और गवर्नमेंट स्कीम्स की अलग अलग फाइलें बनेगी तो वो उसमें कवर्ड हो जाएगी। तो उसमें से कुछ असेंशियल नहीं है कि इकोनॉमी का हमें कोई सेपरेटली पढ़ना है। आधी बातें इंडियन इको में कवर हो रही है ऑलरेडी, को इनसाइड मार के आधा सेक्शन इसका गवर्नमेंट स्कीम में हो रहा है, आधा करंट अफेयर्स में हो रहा है। सो ये इसकी पूरी की पूरी कहानी थी। ठीक है जी, Yes, sir. आगे चले, हटा दो इसे। हाँ. अब बात आती है हमारे मेजर पेपर्स की। ये तो चलो सेपरेट कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे था, इंग्लिश और जीएस। मेन बात तो अब आती है जो हमारे 4 पेपर है, कौन कौन से, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4। अब डे 2 की पहली शिफ्ट, डे 1 में तो तुमने 2 गाने खेल लिए, इंग्लिश का गाना सुबह, दोपहर को जीएस का गाना। अब डे 2 की मॉर्निंग शिफ्ट जो होगी 9 AM टू 12 नून, उसमें डे 2 पहला सेशन सुबह, नया एकदम फ्रेश सेशन। टेस्ट मैच में होता है पहला आधा घंटा बड़ा इंपॉर्टेंट बोलते हैं, स्विंग होती है बॉल, इसलिए सारे फर्स्ट स्लिप, सेकंड स्लिप, थर्ड स्लिप लग जाती है। तो यहाँ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब पेपर 1 जो है आपका इको का, उसमें 2 सेक्शन है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। जो सेक्शन ए है दैट इज एडवांस माइक्रो, एडवांस माइक्रो। और सेक्शन बी जो है मेरा वो क्या है, दैट इज मैथमेटिकल पोर्शन विच इज एमएमई प्लस स्टैट्स एंड प्लस इको ट्रिक्स। ये 3 चीजें हैं मेरे पास, एमएमई, स्टैट्स, इको ट्रिक्स, यहाँ पे माइक्रो सेक्शन ए में। अब माइक्रो जो है वो 5 सब पार्ट्स में बटी हुई है। जैसे फर्स्ट पार्ट इज द कंज्यूमर थ्योरी, जो अभी भरत सर पढ़ा रहे हैं माइक्रो में। फिर शुरू होगा प्रोड्यूसर थ्योरी, प्रोडक्शन, देन फिर थ्योरी ऑफ वैल्यू, देन फिर डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी, पूरी इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरी चलेगी। और फिर उसके साथ में जो इसमें बचा बुचा पार्ट रह गया वो सारा। तो माइक्रो में 5 पार्ट बनते हैं यहाँ पे।
एंड उसके साथ साथ ही इसमें न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे कंज्यूमर के हो चाहे अपना प्रोडक्शन थ्योरी के हो। अब न्यूमेरिकल जो हमें पढ़ने हैं ना, वो पढ़ने हैं, इसकी बुक आती है निकोलसन एंड स्नाइडर। निकोलसन एंड स्नाइडर क्या मेरे पास पड़ी है? हाँ, जैसे देखो ये रही, ये है डीयू की रीडिंग सेमेस्टर 3 माइक्रो 1। अब माइक्रो 1 में ये सारा मिलता है, कंज्यूमर एंड प्रोडक्शन थ्योरी। तो इसमें जितने भी न्यूमेरिकल है इस पूरी किताब में, निकोलसन एंड स्नाइडर की हेलवेरियन बुक हो या निकोलसन स्नाइडर हो, तो वो सारे के सारे न्यूमेरिकल हमने कवर कर दिए, ताकि आपको ये सब पढ़ना ना पड़े। अगेन दिस इज फॉर दी, ये देखो भाई लिखा है स्नाइडर, मोनोपोली के क्वेश्चंस, गेम थ्योरी के क्वेश्चंस, जनरल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन थे, एक्सचेंज, वेलफेयर, हाँ थ्योरी ऑफ वेलफेयर भी एक टॉपिक है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स जिसे हम कहते हैं, 5 पार्ट है इसके। तो इसके जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सारे के सारे फिल्ट्रेशन कर दी। तो हमारा काम है क्या? हर एक डोमेन को पकड़ना और उसे कवर करना। ऐसी सिमिलरली एक और माइक्रो की बहुत अच्छी किताब है, ये फॉर्म्स आउटलाइन बाय डोमिनिक साल्वाडोर। इसमें भी कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चन अच्छे खासे इस किताब में। ये किताब बड़ी महंगी मिल रही थी अमेजोन पे, मेरे को भाई जेरोक्स वर्जन पे उठा के लाया था अपने लिए। तो तुम्हारा काम नहीं होगा कि भाई तुम इतनी सारी किताबें खोल के पढ़ रहे हो फिर काम कर रहे हो। तो जो जो यहाँ से रेलिवेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के, वो सारे फिल्ट्रेशन करके अलग असाइनमेंट बना दिया। माइक्रो के न्यूमेरिकल का अलग, माइक्रो मतलब कंज्यूमर के न्यूमेरिकल का अलग, प्रोडक्शन के अलग कर दिया, बाकी और कोई न्यूमेरिकल्स है उन सबके न्यूमेरिकल का असाइनमेंट अलग कर दिया। देन एमएमई। अब एमएमई में जो पढ़ना है हमने, वो पढ़ना है मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स। अब इसका जो पोर्शन है वो पूरा डीयू के सेम 1 एंड सेम 2 के साथ मैच करता है। ऑल्दो वहाँ पे बहुत इन डेप्थ में पढ़ाई जाती है, हमें इन डेप्थ में नहीं पढ़ना एमएमई। हमें बस लिमिटेड टॉपिक्स पढ़ने जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, जैसे लियोनटिक मॉडल, इंटीग्रेशन टेक्निक्स, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। उसके साथ साथ एक टॉपिक आता है हॉकिंग साइमन कंडीशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफ का क्वेश्चन होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग का प्री फंड के नंबर होते हैं। तो जो जो वहाँ पे लिखा है वो हमें यहाँ पे कवर करना है। सेम विद द स्टैट्स। अब स्टैट्स की जो किताब है वो है भाई एस पी गुप्ता, या एक आती है जेके ठुकराल। ये एस पी गुप्ता, इतनी मोटी किताब है स्टैट्स की। या एक आती है इसमें जेके ठुकराल। तो स्टैट्स के लिए वो पढ़ सकते हैं, जेके ठुकराल या एस पी गुप्ता। अब हमने काम क्या किया, इसमें से एस पी गुप्ता जेके ठुकराल में से जितने भी क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम पर्पज से रेलिवेंट है, उन सबकी असाइनमेंट बना दी अलग अलग, ताकि आपको ये दोनों किताबें ना परचेज करनी पड़े और ना इस किताबों में से कोई करना पड़े। सेम फॉर दी एमएमई। एमएमई में यहाँ पे चलती है अल्फा चियांग, एक है हैमंड, अंग्रेज ऑथर चलते हैं, एक इंडियन ऑथर भी है इसका आर एस भारद्वाज। तो जितनी एमएमई की किताबें हैं जो ड्यू लेवल पे चलती है, उसमें से सारे क्वेश्चन उठा के प्रिसाइज करके अलग कर दिए। सेम फॉर दी इकोट्रिक्स। इकोट्रिक्स में गुजराती चलती है, प्लस ड्यू के जितने भी पास्ट ईयर पेपर्स हैं वो सारे, तो उसको उठा के फिल्टर कर दिया, ताकि हमारे उसके पास्ट ईयर के पेपर भी कवर होते रहे साइमल्टेनियसली। जैसे ये भाई अभी मैं इसी के पेपर देख रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के इकोनोमेट्रिक्स की क्या क्या पास्ट ईयर में आ रखे हैं। तो यहाँ से मेरा सारा पास्ट ईयर कवर हो जाएगा फॉर द इकोट्रिक्स जो डीयू में आ रखे हैं क्वेश्चन। उसी के साथ एक किताब है, ये नेट जेआरएफ के लिए किताब है, काफ़ी अच्छी। इसमें एमसीक्यू होता है, ऑल तो हमारे पेपर में एमसीक्यू इतना नहीं है, बट स्टिल इसमें से अगर मैथ स्टैट्स के कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो मैं वो डाल देता हूँ, माइक्रो के मिलते हैं तो माइक्रो के डाल देता हूँ, ताकि यहाँ से अगर कोई वैरायटी मिल रही है तो वो भी कवर्ड हो जाए। और पेपर 1 में बेसिकली क्या रहता है, टोटल देयर आर 13 क्वेश्चन, टोटल देयर आर 13 क्वेश्चंस। 13 क्वेश्चंस मिलते हैं, बाइफरकेटेड नहीं होता, सारा मिक्स मैच होता है। ये तो हमने इसको डिवाइड किया है, मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन अलग कर दिया माइक्रो का, और सारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को अलग कर दिया सेक्शन बी। एग्जाम में आपको मिक्स क्वेश्चन मिलते हैं, एक क्वेश्चन मिल जाएगा इकोट्रिक्स का, साथ में दे देगा माइक्रो की थ्योरी, फिर दे देगा स्टार्ट का न्यूमेरिकल, साथ में दे देगा प्रोडक्शन की थ्योरी। तो ऐसे वो मिक्स मैच करता है। अब अगर एग्जाम की बात करें पेपर 1 में क्या मिलेगा, कितने क्वेश्चन है, कितने सेक्शन है, तो पेपर 1 के अंदर टोटल देयर आर 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन होते हैं टोटल। और हमें कितने करने हैं,
9 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 13, 9 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 13, और 3 सेक्शन इसमें बटे हुए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए जो है दैट इज कंपलसरी, कंपलसरी इन द सेंस इसके जितने भी पार्ट्स है देयर आर 7 पार्ट्स, 5 मार्क्स ईच। 5 मार्क्स ईच मतलब 35 नंबर का सेक्शन ए पेपर में आता है। और सेक्शन ए में एग्जामिनर क्या करेगा, जो मैंने अभी पीछे थोड़ी देर पहले सारे पार्ट्स लिखे, माइक्रो के 5 सब पार्ट, फिर एमएमई, फिर स्टैट्स, फिर इकोनोमेट्रिक्स, इन सब में से वो एक एक पार्ट उठा के यहाँ पे डालेगा। जो भी 5 नंबर के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन बन सकता है उसे यहाँ पे डालेगा। तो सेक्शन ए में एग्जामिनर का एम होता है प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन को फॉलो करना। यही बात हम रियल लाइफ में भी फॉलो करते हैं, यही बात हम जब हम पैसे एक जगह इन्वेस्ट करते हैं तब भी बोलते हैं कि भाई सारा पैसा एक जगह इन्वेस्ट मत करो, बांट दिया करो, आधा पैसा यहाँ लगाओ, आधा पैसा वहाँ लगाओ, अगर डूबे तो सारे ना डूबे, कुछ एक जगह डूबे। तो एग्जामिनर भी वही डाइवर्सिफिकेशन करता है, हर एक एरिया में से एक एक क्वेश्चन उठा के यहाँ पे लगा देगा। देन सेक्शन बी में मेरे पास चॉइस है, सेक्शन बी में होते हैं 5 क्वेश्चन, मेरे को करने हैं आउट ऑफ 7, 5 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 7। और इसमें 5 क्वेश्चन अगर मेरे को करने हैं, 18 नंबर का एक क्वेश्चन है, 18 पंजे 90, दीपक चाहर की जर्सी होती है 90 नंबर की, तो 90 नंबर मेरे को सेक्शन बी देगा। 5 सवाल करने हैं, 18 नंबर का एक होता है पूरा का पूरा क्वेश्चन। हाँ, अब उसमें पार्ट भी बन सकते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में मान लो 2 पार्ट बन गए, इस बार था बहुत सारी जगह सब पार्ट्स बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट बन गए थे, ए बी सी, तो बांट देता है एग्जामिनर, 3 पार्ट में मैक्सिमम बांटता है, 4 नहीं बांटे अभी तक, तो इस साल के पेपर में 3 बांटे थे उसने। और जो सेक्शन बी है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या, भाई तुम्हारी एक चीज के ऊपर पकड़ बड़ी अच्छी होनी चाहिए, या तो माइक्रो के न्यूमेरिकल के ऊपर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, या फिर तुम्हारी पकड़ इको ट्रिक्स के ऊपर होनी चाहिए। क्योंकि सेक्शन बी में यही देखा गया, एक पार्ट अगर थ्योरी है, जैसे मान लो एक पार्ट थ्योरी आया, माइक्रो की थ्योरी आ गई, दूसरा पार्ट माइक्रो का न्यूमेरिकल आ गया, अब मेरे को थ्योरी आती है न्यूमेरिकल नहीं आता। कई बार तुम्हारे साथ होगा कि अटक जाओगे, एक पार्ट आता है थ्योरी वाला, न्यूमेरिकल वाला नहीं आता। सेम यहाँ एक पार्ट थ्योरी लगा दी माइक्रो की, एक पार्ट माइक्रो का न्यूमेरिकल लगा दिया, टी फॉर थ्योरी एन फॉर न्यूमेरिकल, और एक पार्ट में माइक्रो का ही कुछ और डाल दिया, न्यूमेरिकल लगा दिया। और क्वेश्चन नंबर 4 में उसने क्या किया, इको ट्रिक्स की सारी वैरायटी लगा दी, एक क्वेश्चन थ्योरी का लगा दिया, एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल लगा दिया। जैसे कल हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ टी टेस्ट, तो थ्योरी लगा दिया अपना प्रॉपर्टीज ऑफ टी टेस्ट, प्रैक्टिकल में उसने जेड टेस्ट का क्वेश्चन डाल दिया। तो दोनों में से एक चीज के ऊपर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, जिसकी दोनों में से एक चीज के ऊपर पकड़ अच्छी है वही सेक्शन बी में एटलीस्ट 5 में से कम 2 या 3 सवाल कर सकता है। पकड़ अच्छी होनी चाहिए सेक्शन बी में, दोनों में से किसी एक पे। अगर तुम्हारी दोनों पे पकड़ अच्छी हो गई तो भाई नमस्कार है आपको, 200 नंबर बड़े प्यार से आपके अच्छे खासे मिल जाएंगे, क्योंकि 200 नंबर ये देते हैं पूरे पेपर 1। तो 90 नंबर ये, 35 ये, सारे को मैं यहाँ से निकाल दिया, 75 नंबर की तो गेम रह गई, वही हमारा सेक्शन सी है। तो इसलिए जितने भी सोर्सेज हैं जहाँ से एग्जामिनर सोच सकता है वो सब हम कवर करते हैं। जैसे माइक्रो के लिए अगर थ्योरेटिकल चीजें हमें पढ़नी है तो वो हम किससे पढ़ते हैं, फ्रॉम दी एच एल आउजा। कुछ लोग कुछ साइंस से भी पढ़ते हैं, कुछ लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ते हैं। तो भाई मेरे को तो ये किताब अच्छी लगती है, एच एल आउजा, हम तो यही पढ़ते हैं, एच एल आउजा। हिंदी में किताब है, देसी भाषा है ये, हिंदी मतलब देसी बंदा है, बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में किताब को इसने समझाया है। अब जो सेक्शन सी रह गया हमारा, उसमें क्या करना है, 75 नंबर की गेम है, विच मीन्स एनी 3 आउट ऑफ 5, आउट ऑफ 5 एंड 25 मार्क्स का ईच, तो 25 3 75, ऐड कर लो भाई, 200 बन गए ना, प्लस 90। तो देखो 9 क्वेश्चन करने थे टोटल, एक तो ये कंपलसरी है क्वेश्चन 1, इसके 7 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 1 के, फिर यहाँ से 5 करना है, 5 एक 6, 6 और यहाँ से 3 करने हैं, 6 3 9, तो 9 सवाल हमने टोटल करने हैं। अब सेक्शन सी में जो मिलता है, यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे इको ट्रिक्स के पार्ट तो मिलेगा ही, प्लस यहाँ पे एमएमई और स्टैट्स भी मिलती है। इस बार के पेपर में एमएमई आई थी 25 नंबर की, मतलब एक क्वेश्चन था 25 नंबर का, आसान सा क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन 11वीं की माइक्रो के ऊपर था, एक क्वेश्चन लॉरेंस कर्व की थ्योरी के ऊपर था। लॉरेंस कर्व क्या बताता है, मेजर ऑफ इनइक्वालिटी को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है।
तो लॉरेंस का वो गिनी कोफिशिएंट हो, ऐसी चीजें फिर सेक्शन सी के पार्ट्स में डाल देता है। यहाँ भी पार्ट होते हैं, 3 पार्ट लगा देगा, 4 पार्ट लगा देगा। जैसे इस बार के पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 13 था उसमें 4 पार्ट थे, ABCD, क्योंकि 25 नंबर है ना, तो 4 पार्ट बना दिए 25 नंबर बांटने के लिए। और चारों पार्ट 11वीं माइक्रो के ऊपर, ACMC के ऊपर, डिमांड के ऊपर क्वेश्चन था, सप्लाई के ऊपर क्वेश्चन था, एक न्यूमेरिकल था छोटा सा। तो ऐसे पूरी सेक्शन सी की गेम चलती है। एमएमई स्टैट्स में से कोई एक क्वेश्चन डालता 25 नंबर का पूरा, या तो 25 नंबर की पूरी एमएमई डाल देगा, या पूरा एक क्वेश्चन 25 नंबर का स्टैटिस्टिक्स के ऊपर डाल देगा। और इको ट्रिक्स तो भाई तुम्हें सेक्शन बी में भी मिलेगी, सी में भी मिलेगी, ए में भी मिलेगी। ए में तो सब मिलता है। ए का मतलब क्या है, बुफे सिस्टम है। ये बुफे सिस्टम मीन्स एग्जामिनर ट्राई करता है कि मैं हर एक वेराइटी इस सेक्शन में डाल सकूं। यहाँ पे वो आपको इंटरनल चॉइस दे देता है। तो 9 क्वेश्चन करने हैं 13 में से। हाँ भाई, गेम समझ आ गई? यस सर। ठीक है जी। अब बात करते हैं पेपर 2 की। हटा दूं ये सारा? हाँ सर। अब पेपर 2 की अगर बात करें, वही सेम डे की आफ्टरनून शिफ्ट, मतलब 2 से 5 PM वाली। तो ये गलती मत करना 12 बजे बाहर निकले आंसर चेक करना शुरू कर दिए। भाई अपना लंच वंच करना आराम से, फिर उसके बाद पानी से छींटे मारना, आंखों को ठंडी रखना, बर्फ उर्फ भी लगा लेना चाहो तो आंखों पे, ताकि ठंडक रहे। अब फिर पेपर 2 की गेम शुरू करते हैं। पहले टोटल क्वेश्चंस देयर आर 16 क्वेश्चन है टोटल। मेरे को कितने करने हैं? एनी 11 अगेन वही सेम बात। सेक्शन ए तो देखो भाई कंपलसरी है, कोई भी पेपर हो, 1 2 3 4, सेक्शन ए इज माई कंपलसरी। और इसमें जो वर्ड लिमिट है लिखने की वो है 100 वर्ड पर क्वेश्चन, पर पार्ट। 100 वर्ड में मेरे को आंसर लिखना है पर पार्ट। 100 वर्ड का मतलब हो गया ये शीट के अकॉर्डिंग एक पेज। 100 वर्ड का मतलब ये शीट के अकॉर्डिंग एक पेज। ऑल्दो वो स्पेसिफाई करेगा, क्वेश्चन लिखेगा, कहेगा इस इतने में एरिया में ही आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट पेज पे अगला पार्ट लगा देगा और फिर बोलेगा इस पार्ट का आंसर लिखो। तो 6 नंबर का 6 पार्ट करने हैं मेरे को यहाँ पे, 6 पार्ट्स, 5 मार्क्स ईच, 30 मार्कर का ये पूरा सेक्शन है। 6 पार्ट मेरे को यहाँ पे इस क्वेश्चन में करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 सब पार्ट बना के दे देता है। कंपलसरी है, कंपलसरी इन द सेंस मेरे पास कोई इंटरनल चॉइस नहीं है कि मैं यहाँ पे कुछ कर सकूँ। अगेन वही सेम बात, कौन सी? डाइवर्सिफिकेशन। सेक्शन ए में एग्जामिनर एम करता है हर एक एरिया को कवर कर दो। जैसे पेपर नंबर 2 में हमारे पास कौन से एरियाज है? मैक्रो इज वन एरिया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मार्केट और ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स। ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, इकोनॉमी रिलेटेड जितने इंस्टीट्यूट्स हैं वो। और एक आता है स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट मतलब जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उन सबकी थ्योरीज, क्लासिकल, कीन्स, मिल्टन फ्रीडमैन, ये सब मेजर ये 5 है। मैं उस चीज को मैक्रो के अंदर काउंट कर लेता हूँ स्कूल ऑफ थॉट्स वाले टॉपिक को। तो ये 5 सब पार्ट्स हमारे पास है पेपर नंबर 2 में। तो एग्जामिनर सेक्शन ए में इनमें से ही कोई ना कोई एक एक पार्ट लगा के दे देगा। देन सेक्शन बी की अगर बात करें तो सेक्शन बी में हमें कितने सवाल निकालने हैं? सेक्शन बी में मेरे को यहाँ पे करने होते हैं any 6 out of 9, any 6 out of 9। एंड अगेन वही सेम बात, कौन सी? 15 नंबर का ये एक क्वेश्चन है, 15 6, दैट इज 90 मार्क्स। तो सेक्शन बी 90 नंबर देगा एंड 200 वर्ड इज द लिमिट पर क्वेश्चन। पर क्वेश्चन मतलब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो ये 200 वर्ड में लिखना है, क्वेश्चन नंबर 3 है तो ये 200 में लिखना है। अगर इसके सब पार्ट बना दिए तो अलग बात है। सब पार्ट बना दिए तो स्पेसिफाई करेगा, कहेगा भाई इतना एरिया इस पोर्शन का, बी पार्ट का एरिया इतने का। ऑल्दो इस साल के पेपर में सेक्शन बी में कोई इसका सब पार्ट नहीं था, माइक्रो में सब पार्ट जरूर थे, बट यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन था नो सब पार्ट। क्वेश्चन 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते गाना गा रहा था और बोल रहा था इसमें से कोई भी 6 पार्ट निपटा दो। देन सेक्शन सी की अगर बात की जाए तो सेक्शन सी में वर्ड लिमिट कितनी होगी? पहले पे 100, बी पे 200।
यहाँ पे 100 वर्ड और ऐड कर दो। तो सेक्शन सी पे मेरे को वर्ड लिमिट मिलती है इस पे 300 वर्ड की। और कितने क्वेश्चन मेरे को करने हैं? एनी 4 आउट ऑफ 6, एनी 4 आउट ऑफ 6। तो मतलब कितने? 20 चौके 20 नंबर का एक सवाल, दैट इज 80 मार्कर। तो सेक्शन सी 300 वर्ड का होता है, 20 नंबर का पर क्वेश्चन है, 80 नंबर दे के जाएगा, वो 90 नंबर दे रहा था और सेक्शन है आपको 30 नंबर दे रहा था। हो गए पूरे के पूरे 200 नंबर। 200 नंबर का ये पूरा पेपर है, पेपर नंबर 2। और मैक्रो के लिए कौन सी किताब पढ़नी है? मैक्रो के लिए वही सेम, इट इज, कहाँ हुई मेरी किताब? एच एल आहूजा, मेरी एच एल आहूजा इज द बुक फॉर दी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए पढ़ सकते हो भाई तुम एम एल जिंगन, बड़ी अच्छी किताब है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। अब इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए लोग पढ़ते हैं सैल्वाडोर, बट मैं पढ़ता हूँ डी एन द्विवेदी। वो क्यों पढ़ता हूँ मैं डी एन द्विवेदी? क्योंकि डी एन द्विवेदी ना मेरे दो काम कर रही है। कौन कौन से? एक तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी कवर कर रही है, प्लस जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स वाला पार्ट है वो भी उसमें कवर्ड है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट मीन्स जैसे आईएमएफ है या कोई एसोसिएशन है लाइक ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, एशियान, सार्क, डबल ए आता है सार्क, G4, G20, G7। अभी मोदी जी गए थे G7 में। ऑल्दो इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7, क्या पता नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आ जाए, कहेगा इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G7, बट स्टिल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वॉज इन्वाइटेड एज अ स्पेशल गेस्ट, एनालाइज द क्रिटिकल रोल ऑफ इंडिया इन द G7 ग्रुप। तो G7 के ऊपर हो एक नया भी समिट, वो जो था क्वाड मीटिंग जो हुई, भाई साहब क्या चल रहे थे मोदी जी, सारे तीनों पीछे, इंडिया, यूएस, देन उसके साथ जापान और ऑस्ट्रेलिया। ऐसी एक और नया अभी समिट शुरू है, I2U2, नाम सुना है इसका? I2U2, जस्ट अभी एक दो हफ्ते पहले, इंडिया, इसराइल, यूएई और यूएसए। भाई साहब क्या ग्रुप है ये I2U2, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो ऐसे जितने भी ये कोई ग्रुप है, कोई एसोसिएशन बना है, ये सारा का सारा काम आ जाता है फिर ग्लोबल इंस्टीट्यूट के अंदर कवर्ड। अब मैंने यहाँ पे क्या काम किया, मैंने यहाँ पे जितने भी ये सब चीजें चल रही है इसको 150 वर्ड के अंदर समेट दिया, इरेस्पेक्टिव चाहिए ए में मिले या बी में मिले। बिकॉज 300 वर्ड का मतलब ये नहीं है कि मैं 300 वर्ड लिखूंगा, 300 वर्ड का मतलब मैं अपने आंसर को 200 से 250 में खत्म कर दूंगा, ताकि मैं डाइवर्सिफाई कर सकूं। मेरा एम है यहाँ पे अपने पेपर को एज मच एज पूरा करना। सो ये पेपर 2 की कहानी चलती है। मैक्रो के लिए एच एल आहूजा, ग्रोथ के लिए एम एल जिंगन, इंटरनेशनल के लिए भाई टिपिकल बुक्स है। आप साल्वाटोर पढ़ना चाहते हो साल्वाटोर पढ़ो, पॉल क्रूगमैन पढ़नी है पॉल क्रूगमैन पढ़ो। मैं पढ़ता हूँ डी एन द्विवेदी के अकॉर्डिंग, उसमें से ग्लोबल इंस्टीट्यूट का मैंने तुम्हें बता ही दिया कि जो करंट अफेयर्स कवरेज है वो, प्लस इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पे जो जो रिलेशन चल रहे हैं वो, तो इन सब की पीडीएफ मिलेगी। फाइनेंशियल मार्केट पढ़ने के लिए एक बुक आती है सूरज भान गुप्ता, दिस इज द बुक, एस बी गुप्ता, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की। ये इंडियन इको का एक सेक्शन है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, वहाँ भी काम करती है एक किताब। ये किताब अच्छी है। एक मिशकिन की रीडिंग आती है पियर्सन करके, पियर्सन पब्लिशर, तो फाइनेंशियल मार्केट वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इग्नू के नोट्स से भी पढ़ सकते हैं, जो इग्नू के जो ई ज्ञान कोश करके जो वो होता है, ई कंटेंट उसका मटेरियल, बुक्स, वो भी काफ़ी अच्छा मटेरियल है फाइनेंशियल के लिए। तो इसके सारा का सारा नोट्स मिल गए हैं, ये तो रेडी है पूरा। ये तुम्हें बोलो भाई मैं तुम्हें अभी डिलीवर कर दूंगा, ये पूरा रेडी है। ये वर्क इन प्रोग्रेस है फाइनेंशियल मार्केट। और ये जब हम पढ़ेंगे क्लास में, जैसे आज शाम की क्लास में मैक्रो से शुरू करनी है कहानी, तो आज मैक्रो की बात होगी शाम को 6 बजे। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्मेट रेडी हो चुका है नोट्स फॉर्म में, इसका इन प्रोग्रेस है, ये भी रेडी हो जाएगा। मेरे को उम्मीद है बाय 25 अगस्त के आसपास ये रेडी हो जाना चाहिए फाइनेंशियल मार्केट सारा का सारा। सो ये पूरा पेपर 2 का सिनेरियो है। क्लियर जी? पेपर 2 लेनी पड़ेगी क्या, मतलब कहाँ से लेनी पड़ेगी? क्या चीज? बुक्स बुक्स। बुक्स नहीं लेनी भाई तुम्हें, वो तो मैं इन जनरल बता रहा हूँ, क्योंकि ये लेक्चर बाद में कोई मांगता भी है इसलिए कि कौन सी बुक्स है क्या है। तो अगर आप भाई ज्वाइन करते हो तो उसमें फिर कुछ नहीं लेना बाहर से, एक किताब भी नहीं लेनी, सारा ओके मटेरियल सर। मिलेगा भाई मेरे पास इतनी किताब। ये देखो जैसे तुम कह रहे हो बुक्स, अगर मैं ये एम एल जिंगन उठाऊँ, कितने टॉपिक है इसमें?
अगर नजर आ रहा हो। अच्छा दिख नहीं रहा। मेरा 83 83 टॉपिक्स है इस किताब में। भाई अगर तुम 83 टॉपिक्स पढ़ने लग गए ना, तुम्हारे 3 महीने खराब हो जाएंगे इसमें। अगर इस किताब में से 83 टॉपिक्स पढ़ने लग गए, उसको फिर फिल्टर्ड करना 150 वर्ड में। ऐसी सेम ये एचएल आहूजा मैक्रो के लिए, इसमें कितने टॉपिक्स हैं? दैट इज 47। 47 इस किताब के अंदर टॉपिक है। तो अगर 47 टॉपिक्स को अगर मैं पढ़ने लग गया शॉर्ट नोट बनाने में 150 वर्ड का फिल्ट्रेशन, तो काम हो गया फिर। इसलिए तुम्हें किताबें नहीं लेनी, तो जस्ट इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि कौन सी बुक से जो अपने दम पे अगर पढ़ना चाहते हैं वो क्या फॉलो करे। ओके सर। किताबों लेने से तुम्हें पूरा मटेरियल मिलेगा। न्यूमेरिकल का भी सेम, अगेन वही मैक्रो के भी न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे माइक्रो में न्यूमेरिकल आते हैं, मैक्रो में भी न्यूमेरिकल आते हैं। नेशनल इनकम न्यूमेरिकल्स हो गए, आईएसएलएम के न्यूमेरिकल हो गए, ओकन्स लॉ एक टॉपिक है, फिलिप्स कर्व टॉपिक है, उसके क्वेश्चन आते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, उसके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो उन सबका न्यूमेरिकल का अलग काम। पूरी की पूरी शीट न्यूमेरिकल की अलग। न्यूमेरिकल की तो सारी बुकलेट अलग कर दी, माइक्रो के न्यूमेरिकल अलग, मैक्रो के न्यूमेरिकल अलग। हर एक पोर्शन को बाइफरकेट करवा दिया ताकि सारा डेटा फिल्टर, डेटा मतलब कि सारा कंटेंट फिल्टर रहे। ऐसी सेम अब डे 3 रह गया। डे 3 की सुबह की शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट 9 से 12, इसमें हम लिखते हैं पेपर नंबर 3, कायदे से पेपर नंबर 5, बट इको वाइज इको का पेपर नंबर 3। कितने क्वेश्चन मिलते हैं ये सबसे बकवास पेपर है पेपर नंबर 3। टोटल देयर आर 16 क्वेश्चन। अगेन वही सेम कहानी पेपर 2 की तरह, 11 क्वेश्चन हमें निपटाने हैं यहाँ पे। सेक्शन ए इज कंपलसरी, कंपलसरी सेक्शन है सब पेपरों में, चाहे पेपर 3 हो या पेपर 4 अभी इंडियन इको आएगा उसमें भी। सेक्शन बी में हमें बस चॉइस है, सेक्शन सी में भी चॉइस है। बी में चॉइस कितनी है? 6 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 9। सी में चॉइस कितनी होती है? 4 करने आउट ऑफ 6। तो 6 चौके 10, 10 एक 11, क्योंकि क्वेश्चन 1 इज इन सेक्शन ए और उसके सब पार्ट्स बनते हैं फिर। जैसे इसकी वेटेज अगेन वही 100 वर्ड, 100 वर्ड मतलब 100 वर्ड पर पार्ट। और कितने पार्ट्स मिलते हैं हमें यहाँ पे? 6 पार्ट मिलते हैं 5 नंबर के अकॉर्डिंग। तो 6 पार्ट्स आर देयर मल्टीप्लाइड बाय 5 विच कम्स टू बी 30 मार्कर का आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और इन शॉर्ट सेक्शन ए जिसमें 6 सब पार्ट लगे हैं 100 वर्ड के अकॉर्डिंग। और इसमें क्या क्या पढ़ने को मिलना है? क्या डोमेन है पेपर 3 के? मेजरली 2 डोमेन है, एक है आपका एनवायरमेंटल इको, एक है आपका पब्लिक फाइनेंस, और एक इसका कुछ पोर्शन माइक्रो के साथ मैच भी होता है, मोनोप्लिस्टिक कंपटीशन रिलेटेड। मोनोप्लिस्टिक, मोनोप्ली, उससे रिलेटेड भी टॉपिक्स यहाँ पे आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया लर्नर इंडेक्स ऑफ मोनोप्ली का, उससे रिलेटेड। और एक आपका इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स रिलेटेड भी पार्ट होता है। ऑल्दो इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स अपने आप में बहुत वाइड पेपर है, हमें इतना नहीं पढ़ना वाइड पेपर इंडस्ट्रियल इकोनॉमी का, बस बहुत बेसिक बेसिक बातें पढ़नी है। तो ये 3 मेजर टॉपिक है जिसमें से मेन ये 2 है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड द पब्लिक फाइनेंस। अब एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स जो पढ़ते हैं वो पढ़नी है भाई करंट अफेयर्स बेस्ड, एक तो वो है ही। और दूसरा एक बुक आती है इसकी चार्ल्स कॉल्स्टेड करके, जो डीयू की रीडिंग है। मैंने कहा था कि इसका सिलेबस पूरा डीयू के साथ मैच करता है। तो डीयू की रीडिंग जो है चार्ल्स कॉल्स्टेड, उससे ये चीज पढ़नी है एनवायरमेंटल इको। और पब्लिक फाइनेंस के लिए इट इज एच एल भाटिया, ये पब्लिक फाइनेंस की किताब है एच एल भाटिया। इसमें भी देख लो भाई 27 चैप्टर है पब्लिक फाइनेंस में। तो ये पूरी किताब हमें नहीं पढ़नी, हमने तो उसका फिल्ट्रेशन पढ़ना है। तो मेन ये 2 पेपर, और माइक्रो का पोर्शन तो ऑलरेडी वहाँ पे कवर्ड हो गई। जो माइक्रो का सेगमेंट है इसका पेपर 3 का, वो वहाँ पे ऑलरेडी कवर्ड होगा। तो मोटा मोटा ये 2 मेजर सेगमेंट है, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स और दूसरा पब्लिक फाइनेंस। तो सेक्शन बी में कितना मिलता है? यहाँ पे 6 क्वेश्चन करने हैं, मतलब 200 वर्ड के अकॉर्डिंग, 200 वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे 6 क्वेश्चन करने हैं इसमें। और सेक्शन सी में हमें कितने करने हैं? दैट इज एनी 4 आउट ऑफ 6। और वेटेज, इसकी वेटेज मतलब वर्ड्स, 300 वर्ड के अकॉर्डिंग ये काम चलेगा पेपर नंबर 3 का सेक्शन नंबर सी। तो 300 वर्ड के अकॉर्डिंग मेरे को अपना यहाँ पे पूरा का पूरा आंसर प्रेजेंट करना है। एंड वेटेज की बात करें अगेन वही सेम पुराने पेपर की तरह ही है। पेपर 2 की 15 नंबर के 6 क्वेश्चन मतलब 90 बनेगा, और ये 20 नंबर के 4 क्वेश्चन मतलब 80 बनेगा। तो 80 नंबर का सेक्शन सी, 90 नंबर का सेक्शन बी, और ये कितना था 30 का, ऐड कर लो भाई।
वही आएगा 110 और 90 200 नंबर, तो टोटल 200 नंबर का ये पेपर है। और एनवायरमेंटल करंट अफेयर्स बेस भी रहता है। एनवायरमेंटल इको के पूरे नोट्स आर इन 80% कंप्लीटेड, 20% काम रहता है एनवायरमेंटल इको का, 20% काम हो जाएगा। मेरा टारगेट ये है अक्टूबर मिड मतलब दशहरा दिवाली वाले टेन्योर के टाइम कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें पीडीएफ फॉर्मेट में मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। जैसे आईआर की फाइल रेडी है, इंडिया रिलेशन, फिनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हो गए या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए पेपर नंबर 2 के, उसकी फाइल रेडी है। तो जितने में तुम वो कंप्लीट करोगे तुम्हारे पास नया स्लॉट आ जाएगा। तुमने ये दो कंप्लीट कर दी, एनवायरमेंटल इज 80% कंप्लीट, 20% काम रह गया, तो बाय द एंड ऑफ दिस वीक इसका 20% का काम हो जाना चाहिए। तो एनवायरमेंटल के नोट्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद फिनेंशियल मार्केट के नोट्स आ जाएंगे, फिर उसके बाद जो आपका जीएस पोर्शन है उसके आ जाएंगे, फिर इंग्लिश का आता रहेगा मटेरियल। तो ऐसे सारी चीज़ें टाइमली एक सेक्शन के एंड होने पे दूसरा मिलता रहेगा। जितने में मेरा यहाँ पे ये वाला काम कंप्लीट होगा, आपका वो वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका होगा। और जो कोर पेपर्स हमारे चल रहे हैं क्लास में वो साइमल्टेनियसली चलते रहेंगे। एंड देन बाय अक्टूबर जितने भी हमारा ये सारा मटेरियल रेडी हो जाएगा जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहा है, फिर मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसको आपको कोरियर के थ्रू वन गो में ही सारा भिजवा दूँ। और उसके साथ जितने भी टेस्ट पेपर बन जाएंगे तो टेस्ट पेपर भिजवा दूँ, ताकि टेस्ट पेपर भी आपके पास हार्ड कॉपी में अवेलेबल हो। इसलिए मेरा टारगेट है बाय अक्टूबर एंड के है या अक्टूबर मिड के आसपास मैंने डेडलाइन सेट कर रखी है कि सारा काम हो जाना चाहिए, सो दैट आपको ये सारा मटेरियल वन गो में ही, ऐसे ना हो कि टुकड़ों में मिल रहा है। या तो मैं ये काम करूंगा कि पहले सारे नोट्स वाला पोर्शन है वो भिजवा दूंगा, टेस्ट पेपर जितने बन जाएंगे उतने भेज दूंगा, फिर बाकी टेस्ट पेपर जो रह जाएंगे वो बाद में सेंड करवा दूंगा। सो ऐसे काम चलेगा ताकि आपका पीडीएफ के थ्रू टाइमली चलता भी रहे, एंड देन उसके बाद आपको सारा मटेरियल एक गो में ही हार्ड कॉपीज में प्रोवाइड हो जाए। सो ये पूरी की पूरी कहानी है पेपर नंबर 3 की। ठीक है जी। यस सर। अब इसके बाद किसकी बात आती है, पेपर नंबर 4 की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है। अब मेरे हाथों में जान ही नहीं रहती कि मैं अगले दिन सुबह पेपर 3 लिख सकूं। 4 तो बहुत दूर की बात हो गई, इसलिए मैं 3 कम लिखूंगा, जानबूझ के मैं पेपर 3 कम लिख के आऊंगा ताकि मेरे हाथों में एनर्जी रहे, थोड़ा रेस्ट मिल सके। पेपर नंबर 4 कायदे से पेपर 6 और पेपर 4 एज पर द इकोनॉमिक्स वाइज दैट इज इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इको वही सेम बात है, 200 नंबर का ये पेपर है। 200 नंबर मीन्स 3 सेक्शन में बटेगा। और सेम बात है भाई, 16 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल होने, टोटल क्वेश्चन विल बी 16। और कितने करने हमें, एनी 11। एंड सेक्शन ए इज कंपल्सरी, सेक्शन ए इज कंपल्सरी सेक्शन। कंपल्सरी मतलब यहाँ पे कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं है, एक ही क्वेश्चन होगा इसमें। और इस बार के पेपर में इसके कितने पार्ट आए, 6 पार्ट आए। तो 6 पार्ट का मतलब कितना हो गया ये, 5 मार्क्स ईच, दैट इज 30 मार्कर। तो 30 मार्कर का आपका सेक्शन ए यहाँ पे बनता है, मतलब पहला पार्ट बनता है। अब इंडियन इको में टोटल देयर आर 13 सब टॉपिक्स। 13 सब टॉपिक्स मतलब 11 टॉपिक वो है जो सिलेबस में मेंशन है, प्लस एक आपका गवर्नमेंट स्कीम्स जो मैं अभी जीएस के इकोनॉमी में लिख रहा था, प्लस एक आपका सीए पोर्शन करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैंने अभी बताया कब से लेके कब तक के पढ़ने हैं, सरकारी स्कीम सारी की सारी मिलेगी, इसके ऊपर भी फाइल चल रही है। ये काम भी लगभग मेरा 90% डन हो चुका है गवर्नमेंट स्कीम्स का। करंट अफेयर्स तो बाद में उठाएंगे हम, गवर्नमेंट स्कीम का काम आपको मिल जाएगा विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज। ये वाला काम लगभग हो चुका है, फिर इंडियन इको के जब टॉपिक्स आएंगे फिर उसकी बारी चलेगी। एंड 100 वर्ड इज द लिमिट पर पार्ट जो हमें यहाँ पे करनी है। देन सेक्शन बी इसका वही सेम है, 6 क्वेश्चन करने आउट ऑफ 9, 6 आउट ऑफ 9, 15 छक्के 90, 15 मार्क्स ईच क्वेश्चन। 6 पार्ट मेरे को यहाँ पे करने हैं। एंड उसके बाद जो सेक्शन सी है इसका, उसमें 4 करने आउट ऑफ 6, और उसकी वेटेज कितनी है, 20 नंबर। तो 20 नंबर उसकी वेटेज यहाँ लिख देते हैं, 20 इंटू 4 दैट कम्स टू बी 80 मार्कर। एंड पर क्वेश्चन की लिमिट कितनी, 300 वर्ड। तो 300 वर्ड सेक्शन सी के, 200 वर्ड सेक्शन बी के, 100 वर्ड सेक्शन ए के। 100 वर्ड का मतलब पर पार्ट, 200 वर्ड का मतलब पर पार्ट, 300 वर्ड का मतलब 300 वर्ड पर क्वेश्चन।
4 क्वेश्चन के लिए अलग अलग 300 शब्द यहाँ पे लिखने हैं। 300 वर्ड का मतलब कितने में लिखेंगे भाई? पहली बात तो जान ही नहीं होगी, तो 300 वर्ड तो बहुत मुश्किल हो गए। कम से कम 250 वर्ड्स का आंसर लिखना है यहाँ पे, कम से कम 150 वर्ड्स यहाँ पे, कम से कम नहीं तो 50 वर्ड तो लिख के आने हैं। सेक्शन ए का मतलब 1 पेज मिलेगा पर पार्ट, सेक्शन बी का मतलब 2 पेज मिलेगा, सेक्शन सी का मतलब 3 पेजेस मिलेंगे लिखने के लिए। पहला पेज, फिर पीछे पलटो दूसरा पेज, फिर उसके बाद तीसरा पेज। तो टोटल इंडियन इकोनॉमी में 13 टॉपिक है, 11 मेरे सब पार्ट्स है। सिलेबस की फाइल मैंने भेज दी है, पीडीएफ पूरा। तो जो उसके पास मैंने पीडीएफ भेजा है उसमें आपको सब पार्ट्स में पूरा मिल जाएगा कि कितने सब पार्ट्स है, उसमें से क्या क्या पढ़ना है, पेपर नंबर 2 के सब पार्ट्स क्या है, पेपर 3 के सब पार्ट्स क्या है, इंग्लिश के सब पार्ट्स क्या है, जीएस के सब पार्ट्स क्या है। तो सारे के सारे वो सिलेबस के अंदर पूरा का पूरा प्रिसाइज करके ब्लूप्रिंट बना के दे दिया कि कौन कौन से टॉपिक्स है, कैसे बटा है, एंड कौन से सोर्सेज है जहाँ से पढ़ना है। ये पेपर का फॉर्मेट था जो बताना था, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितने करने हैं, कितनी चॉइसेस मिलेगी, कितने की वेटेज है और कितनी वर्ड लिमिट है। और शीट की बात कि शीट कौन सी मिलेगी, इसलिए तो जब भी अपने नोट्स बना रहे हो अभी क्लास वाइज, तो कोशिश ये करो कि उस पे बनाओ, प्लेन शीटों पे। प्लेन शीट पे सारा का सारा काम करना है। प्लेन शीट मतलब अमेजोन पे सर्च करना, वहाँ पे लिखना है यूपीएससी आंसर शीट्स। वो भाई तुम्हें यूपीएससी की वहाँ पे आंसर शीट मिल जाएगी। और वो जो आंसर शीट्स मिलेगी उसको फिर भाई तुम मंगवा लो, कम से कम नहीं तो उसकी कॉपीज मंगवा लो, बोरा भर के कॉपी मंगवा लो, पूरे साल काम आएगा। एक ही बार में मंगवा लो, सस्ता पड़ जाएगा वहां से। अमेजोन से मंगवा लो। यहाँ दिल्ली में रहते तुम, तो मैं तुम्हें एक शॉप का नंबर दे देता, मेरा नाम ले लेते, वो तुम्हें भाई सस्ते में दे देता। सस्ता मतलब फ्री में तो ना दे पाता, डिस्काउंट कर देता अच्छा खासा कि दे देता फिर। तो वो अमेजोन से मंगवा लो, 15-20 उसकी स्पायरल्स आती है, स्पायरल में वो शीट्स होती है, दोनों तरफ मार्जिन बना होगा, टॉप पे लिखा होता है यूपीएससी, और ब्लैंक पेज होते हैं वो प्रिंटेड की तरह। तो वो बेस्ट रहता है, दोनों तरफ मार्जिन होता है, क्योंकि दोनों तरफ मार्जिन इज इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो प्रिंट वाले पेपर के ऊपर उसको स्पायरल करा के काम करते हैं, बट उसका फायदा नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें मार्जिन नहीं बने हुए दोनों तरफ। और जो मैं तुम्हें बुक बता रहा हूँ उसमें दोनों तरफ मार्जिन बने हुए हैं, ऊपर पूरी हेडिंग बनी हुई है। हेडिंग मतलब वहाँ पे पेपर में तो क्वेश्चन की हेडिंग आएगी, उन लोगों ने उसके ऊपर यूपीएससी आंसर बुकलेट लिख दिया। सो वो अमेजोन पे मिल जाएगा, 20-25 का सेट मंगवा के। और सेपरेट रजिस्टर्स बनाना, माइक्रो का अलग, माइक्रो के न्यूमेरिकल अलग, इको ट्रिक्स अलग, मैक्रो अलग। ये नहीं कि आज शाम को मैक्रो पढ़नी है तो जो कल रात को इको ट्रिक्स पढ़ी थी उसी के अंदर मैक्रो घुसेड़ दी। तो हर एक चीज का अलग, ताकि जब रिवाइज करो, रिवाइज के टाइम इजी होगा। सेम फॉर द टेस्ट सीरीज, जब टेस्ट पेपर लिखो तो हर एक टेस्ट पेपर की अलग अलग बुकलेट। दिस इज द रिग्रेस प्रिपरेशन जो 1-1.5 साल इसमें पूरा का पूरा लगता है। जनवरी एंड तक मेरा टारगेट है सारा सिलेबस खत्म करना। देन फेब मार्च अप्रैल 3 महीने, साथ में मई का महीना 4 महीने, 4 महीने पे फिर डाउट सेशन एंड द टेस्ट सीरीज। तब तो फिर मैंने सारा टेस्ट लिखवाना। मेरा टारगेट है दिसंबर एंड तक मैं मोस्टली सारा खींच दूँ, मैक्स टू मैक्स जनवरी तक सारा खींच दूँ। उसके बाद फिर टेस्ट सीरीज हम खेलते रहे। तो ऐसे पूरा क्लासेस का प्लानर चलता रहेगा। ठीक है भाई, समझ आ गई ये सारी बातें? कोई डाउट है, कोई कुछ चीज़ पूछना चाहते हो? सर इसके सेंटर्स कहाँ पे होता है एग्जाम्स के? एग्जाम के सेंटर आपकी चॉइस है। ऑल ओवर पैन इंडिया सर्विस है ये, तो पैन इंडिया इसके पूरे के पूरे सेंटर्स पड़ते हैं। आपकी चॉइस है, जहाँ ओके। मर्जी ले लो। जब फॉर्म निकलता है, ओ, फॉर्म निकलने की भी डेट मेंशन हो चुकी है, दैट इज 9 अप्रैल या 10 अप्रैल और 2023। 9 अप्रैल या 10 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। ओके सर। ये है भाई जो मैं तुमसे बुक्स की बात कर रहा था। बुक्स मतलब रजिस्टर, ऐसे ही आती है वो शीट्स, जो दोनों तरफ मार्जिन होगा, टॉप पे यूपीएससी लिखा होगा। तो इन्हीं शीटों के ऊपर अपने नोट्स बनाना। सो ये पूरा का पूरा काम है। ठीक है जी, क्लियर हो गई सारी बातें? यस सर। चलो, अब 6 बजे वाली क्लास में ज्वाइन कर रहे हो आज? हाँ सर। ठीक है, फिर मैक्रोस में पढ़ाऊंगा फ्रॉम द वेरी बेसिक। पहली क्लास है मैक्रो की, आपके लिए। ओके सर। ठीक है, चलो, ओके भाई, बाय बाय। ओके सर।